नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं महागाथा एपिसोड नंबर 107 से 111 तक लेके आया। तो चले हील की इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और रोमांच से भरी इस कहानी को। अध्याय 107 साकेत भार्गव की धमकी। अतीत के खूनी पन्ने और साकेत का संशय। नील, तो यह वही कीड़ा है। साकेत भार्गव के स्मृति तंत्र में यह नाम किसी सुलगते हुए अंगारे की भांति अंकित था। इस नाम के सामने आते ही उसके मस्तिष्क की शिराएं तन गईं। यही वह उद्दंड बाहरी शिष्य था जिसने पूर्व में हुए कठिन आत्मिक परीक्षण के दौरान साकेत के सगे अनुज चैतन्य भार्गव को अत्यंत अपमानजनक रीति से पराजित कर प्रतिस्पर्धा से बाहर खदेड़ दिया था। उस घोर पराजय के पश्चात चैतन्य भार्गव ने साकेत के सम्मुख अश्रु बहाते हुए इस अपमान का प्रतिशोध लेने की करुण विनती की थी। साकेत भार्गव स्वभाव से अत्यंत अभिमानी और क्रूर था। वह स्वयं किसी मणिपुर चक्र के कनिष्ठ साधक को अपने हाथों से मारकर अपने स्तर को धूमिल नहीं करना चाहता था। अतः उसने खेल ही खेल में अपने अत्यंत विश्वस्त और हिंसक दास जिग्नेश को आदेश दिया था कि वह जाकर उस तुच्छ बालक का काम तमाम कर दे। परंतु आगामी कूटनीतिक परिणाम ने साकेत को भीतर तक झकझोर दिया था, क्योंकि नील को यमलोक भेजने की योजना लेकर गया वह खूंखार जिग्नेश स्वयं नील की गुप्त विधाओं का शिकार होकर साक्षात काल के गाल में समा गया। इस विफलता के पश्चात अंबर दल का एक कपटी बाहरी शिष्य कार्तिक अत्यंत गुप्त रूप से साकेत की शरण में आया और उसने नील की असीम क्षमताओं का पूरा विलेख प्रस्तुत किया। तब जाकर साकेत भार्गव ने पहली बार इस किशोर को थोड़ी गंभीरता से लेना प्रारंभ किया और कार्तिक को उसकी हर गतिविधि पर तीक्ष्ण दृष्टि रखने का दायित्व सौंपा। इसके कुछ ही अंतराल के बाद कार्तिक ने उसे अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना दी कि नील नरभक्षी कीटों मैन ईटिंग इंसेक्ट्स के संहार हेतु दक्षिण के घने अरण्य की ओर प्रस्थान करने वाला है। साकेत ने इस अवसर को अचूक मानते हुए साम्राज्य के कुख्यात और निर्दयी खोपड़ी भाइयों स्कल ब्रदर्स को भारी धन देकर नील की हत्या हेतु उसके पीछे लगा दिया। परंतु विधाता का न्याय कड़ा था। वह कपटी कार्तिक और वे खूंखार खोपड़ी भाई तीनों ही उस अरण्य की सीमाओं से कभी जीवित वापस नहीं लौट पाए। नील ने उन सभी का अस्तित्व समूल नष्ट कर दिया था। अभी तक साकेत भार्गव इस बालक से निपटने की किसी नई और अचूक व्यूह रचना को अंतिम रूप दे ही रहा था कि उसे लेश मात्र भी यह अनुमान नहीं था कि विधाता इतनी शीघ्रता से उसे नील के सम्मुख देवनिधि नीलामी घर के इसी संकीर्ण गलियारे में खड़ा कर देगा। इस सत्य की अनुभूति होते ही साकेत भार्गव के अधरों पर फैली वह पाश्विक मुस्कान और अधिक गहरी तथा हिंसक हो उठी। वह अत्यंत धीमी और नपी तुली चाल से चलता हुआ नीलामी घर के मुख्य विन्यास की ओर पुनः मुड़ गया। गलियारे में उपस्थित जिन कुलीन स्वामियों और साधकों ने इस संकी राजकुमार को दोबारा मुड़ते हुए देखा, उनके हृदयों में अचानक एक अज्ञात भय का संचार हो गया। शाही राजधानी के कुलीन विन्यासों में साकेत भार्गव का हिंसक और अनपेक्षित चरित्र साक्षात यमराज के समतुल्य स्वीकार किया जाता था। संसार उसे पागल, सनकी और अहंकारी विलासी जैसे अनगिनत विशेषणों से पुकारता था। अब जब वह इस शांत क्षेत्र से बाहर निकलने के पश्चात पुनः हिंसक इरादों के साथ वापस आ रहा था, तो उपस्थित जनसमुदाय भली भांति समझ गया कि भार्गव कुल का ये प्रतिनिधि आज इस पावन यदुवंशी प्राचीर के भीतर कोई भयानक रक्तपात करने की चेष्टा में है। कूटनीतिक शिष्टाचार और प्रताप यदुवंशी का भय। उसी समय देवनिधि नीलामी घर के अत्यंत सम्मानित संचालक प्रताप यदुवंशी साम्राज्य के कुछ अति विशिष्ट अतिथियों को सम्मानपूर्वक विदा करने हेतु मुख्य द्वार की ओर ही अग्रसर हो रहे थे। प्रताप को पूर्व से ही इस कड़वे सत्य का आभास था कि नील और भार्गव कुल के मध्य एक गहरी प्रतिशोध की खाई निर्मित हो चुकी है। अब जब उन्होंने साकेत भार्गव की काया को अत्यंत हिंसक मुद्रा में वापस मुड़ते देखा, तो उनके कूटनीतिक मस्तिष्क ने तुरंत भांप लिया कि वातावरण में कोई भयानक अमंगल घटित होने वाला है। अपनी मर्यादा और नीलामी घर की सुरक्षा को संकट में देख प्रताप यदुवंशी अत्यंत तीव्र कदमों से चलते हुए सीधे साकेत भार्गव के मार्ग का अवरोध बनकर सम्मुख खड़े हो गए। नमस्कार परम प्रतापी साकेत जी। प्रताप यदुवंशी के मोटे मुखमंडल पर साक्षात एक अत्यंत विनीत और शिष्ट मुस्कान उभर आई और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भार्गव कुल के उस यमदूत का स्वागत किया। व्यापारिक विन्यासों में प्रताप यदुवंशी की यह शांत और मनमोहक मुस्कान साक्षात एक अचूक अस्त्र मानी जाती थी, जिसे देखकर बड़े से बड़ा क्रोधी योद्धा भी अपनी आक्रामकता को त्यागने पर विवश हो जाता था। परंतु साकेत भार्गव की आंखों में इस समय कोई सामान्य मनुष्यता निवास नहीं कर रही थी। उसने अपनी ग्रीवा को थोड़ा सा उठाया और अत्यंत सर दृष्टि से प्रताप यदुवंशी की ओर देखते हुए अहंकार भरे स्वर में कहा, ओह, तो आप हैं साम्राज्य के विख्यात यदुवंशी घराने की दूसरी संतान और उस महाबली विक्रांत यदुवंशी के अनुज। प्रताप यदुवंशी ने अत्यंत शिष्टता से अपनी गर्दन को सकारात्मक दिशा में हिलाया और कहा, जी हाँ साकेत जी। मेरे ज्येष्ठ भ्राता इस समय कुल की एक अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण विधिक बैठक में व्यस्त हैं, जिसके कारण वे साक्षात उपस्थित होने में असमर्थ रहे। परंतु आगामी ही क्षण जो दृश्य घटित हुआ, उसने वहां उपस्थित संपूर्ण जनसमुदाय की चेतना को शून्य कर दिया। साकेत भार्गव अचानक एक पग आगे बढ़ा और उसने अत्यंत आत्मीयता का ढोंग करते हुए प्रताप यदुवंशी के उस भारी और मोटे शरीर को अपनी दोनों भुजाओं में भींचकर गले लगा लिया।
नीलामी कक्ष के द्वारों से बाहर निकल रहे कुलीन साधक इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। यहाँ तक कि प्रताप यदुवंशी की व्यक्तिगत सुरक्षा में तैनात 2 परम शक्तिशाली अंगरक्षक भी इस अत्यंत विचित्र स्थिति को देखकर आत्मिक रूप से शर्मिंदा और असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस तांत्रिक संकट का सामना किस विधा से करें। विधिक रूप से वे अपने स्वामी प्रताप की काया की रक्षा करने हेतु वचनबद्ध थे, परंतु यहाँ साकेत भार्गव ने किसी अस्त्र का प्रयोग करने के स्थान पर साक्षात आलिंगन का मार्ग चुन लिया था, और बाह्य दृष्टि से यह भी स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था कि वह प्रताप को कोई तात्कालिक शारीरिक क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बढ़ा था। संसार में साकेत भार्गव की मानसिक विकृति और उसके पागलपन के किस्से हवाओं की भांति तैरते थे, और आज का ये कृत्य उस सत्य का प्रत्यक्ष प्रमाण था। अन्यथा साम्राज्य की कुलीन दीर्घाओं में उसे संघ की राजकुमार की पदवी इतनी सहजता से प्राप्त नहीं हुई होती। वास्तविक धरातल पर साकेत का प्रताप यदुवंशी से कोई व्यक्तिगत वैर नहीं था। उसने केवल प्रताप के कान के अत्यंत समीप अपने मुख को टिकाया और अत्यंत धीमी, रहस्यमयी परंतु कड़क फुसफुसाहट के साथ कहा, मैं यदुवंशी घराने की प्रतिष्ठा और तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता विक्रांत यदुवंशी के महाबाहुबल का सम्मान करने हेतु इस पावन नीलामी घर की विधिक सीमाओं के भीतर कोई हिंसक उत्पात या रक्तपात उत्पन्न नहीं करूंगा। परंतु गलियारे के उस कोने में खड़े उस अत्यंत कनिष्ठ बालक से मुझे 2 विधिक बातें संकलित करनी हैं। तो क्या यदुवंशी कुल का ये संचालक मुझे उस कीड़े से भेंट करने की लघु अनुमति प्रदान करेगा? इस सर्द फुसफुसाहट को श्रवण करते ही प्रताप यदुवंशी के माथे पर साक्षात श्वेत पसीने की बूंदें उभर आईं। वे भली भांति जानते थे कि साकेत भार्गव की आंतरिक तांत्रिक शक्ति और उसका पागलपन किस भयावह स्तर पर था। यदि उसने यहाँ कोई हट पकड़ लिया तो संपूर्ण साम्राज्य के व्यापारिक संबंध छिन्न भिन्न हो सकते थे। परंतु इस समय उस हिंसक पुरुष ने अत्यंत चतुरता और कूटनीतिक विनम्रता का मुखौटा ओढ़कर अंदर जाने की अनुमति मांगी थी, जिसके कारण प्रताप यदुवंशी के पास अपनी मूक सहमति में गर्दन हिलाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प अवशिष्ट नहीं बचा था। साकेत भार्गव ने अत्यंत क्रूरता से मुस्कुराते हुए प्रताप यदुवंशी को खुद से पृथक किया और थपकी देते हुए उनके कंधे को सहलाया। तत्पश्चात वह प्रताप की काया को दरकिनार करता हुआ सीधे नील की दिशा में अग्रसर हो गया। मनोवैज्ञानिक युद्ध और नील का अभेद्य साहस। उस प्रलयंकारी आकृति को अत्यंत तीव्र गति से अपनी ओर बढ़ते देख बालक नील का संपूर्ण अस्तित्व साक्षात एक जागृत प्रहरी की भांति सतर्क हो उठा। आगामी ही पल उसकी अंतरात्मा के गुप्त विन्यासों से नकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा, नेगेटिव स्पिरिचुअल एनर्जी का एक अत्यंत तीव्र ज्वार उत्सर्जित होने लगा, जो किसी भी संभावित हिंसक प्रहार का तत्क्षण उत्तर देने हेतु पुनर्ता सक्रिय था। तो तुम ही वह दुस्साहसी जीव हो जिसे संसार नील के नाम से पुकारता है? साकेत भार्गव ने अपने अधरों पर एक ठंडी मुस्कान बिखेरते हुए प्रश्न किया। नील ने अपनी रीढ़ को सीधा रखा और बिना किसी मानसिक विचलने के अत्यंत शांत भाव से अपनी गर्दन को हिलाया। क्या भार्गव कुल के राजकुमार को मुझसे कोई विधिक कार्य आन पड़ा है? क्या मेरे उस निष्ठावान दास जिग्नेश और उन विख्यात खोपड़ी भाइयों के प्राणों का हरण करने वाले पापी हाथ तुम्हारे ही हैं? साकेत भार्गव ने अपनी आंखों की पुतलियों को सिकुड़ते हुए पुनः एक तीक्ष्ण प्रश्न दागा। आपके कुल के उस नीच दास ने मेरी साधना के मार्ग में अत्यंत घृणित और हिंसक षड्यंत्र का जाल बुना था, अतः विधाता के न्याय के अनुसार उसे उचित दंड देना अनिवार्य था। और जहां तक उन खोपड़ी भाइयों का प्रश्न है, वे साक्षात मेरे प्राणों का सौदा करने हेतु अरण्य में अवतरित हुए थे, तो मैंने केवल उनके संहार के माध्यम से अपने जीवन का हिसाब चुकता कर लिया। नील ने साकेत की जलती हुई आंखों में अपनी स्थिर दृष्टि को गड़ाते हुए अत्यंत निर्भीकता से उत्तर दिया। था साकेत भार्गव ने अचानक अत्यंत ऊंचे स्वर में व्यंग्यात्मक तालियां बजानी प्रारंभ कर दीं। उस भयावह और गूंजती हुई ताली की ध्वनि को श्रवण करते ही नीलामी कक्ष की दीर्घा में उपस्थित अन्य सामान्य साधक और व्यापारी अत्यंत भयभीत हो उठे। उन्होंने एक शब्द भी बोलना उचित नहीं समझा और चुपचाप दबे पांव उस कक्ष की सीमाओं को लांघकर मुख्य सिंहद्वार के समीप जाकर खड़े हो गए, ताकि वे इस महाटकराव के साक्षी बन सकें। मुझे तुम्हारी इस असीम धृष्टता और अभेद्य हौसले की दाद देनी पड़ेगी, बालक। मैंने अपने संपूर्ण जीवन के लंबे कालखंड में ऐसा कोई जीव नहीं देखा जिसके भीतर इतनी आत्मिक शक्ति हो कि वह मेरी इन आंखों में सीधे अपनी दृष्टि डालकर संवाद स्थापित कर सके। साकेत भार्गव ने साक्षात एक अट्टहास करते हुए अपनी वाणी को आगे बढ़ाया। परंतु इतिहास गवाह है कि ऐसे अत्यधिक स्वाभिमानी और साहसी लोग इस संसार के धरातल पर बहुत अल्पायु होते हैं। वे बहुत शीघ्र ही काल के गाल में समा जाते हैं। वास्तविक धरातल पर साकेत भार्गव को अपने प्रतिद्वंद्वियों को मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह कुचल देने में साक्षात एक आसुरी आनंद की प्राप्ति होती थी। उसने अपने गुप्तचरों के माध्यम से नील की संपूर्ण साधारण पृष्ठभूमि की विधिक जांच करवा ली थी। उसके दृष्टिकोण में नील जैसा एक साधारण कुल से आने वाला कमजोर प्रतिद्वंद्वी साक्षात एक तुच्छ कीट के समान था, जिसे समूल नष्ट करने के लिए साकेत के मस्तिष्क में 1 लाख कूटनीतिक और हिंसक मार्ग सदैव जागृत रहते थे। परंतु साकेत को किसी के शरीर को भौतिक क्षति पहुंचाने की तुलना में उसके मस्तिष्क को इस सीमा तक प्रताड़ित करने में अत्यधिक रस आता था कि वह साधक स्वयं अपने प्राणों की भीख मांगने लगे।
यही साकेत भार्गव का सबसे प्रिय और भयानक शौक था। क्या ऐसा सोचना वास्तविक धरातल पर सत्य सिद्ध होगा? नील के मुखमंडल पर पलक झपकते ही एक अत्यंत शांत, आत्मसंतुष्ट और विद्रोही भाव तैर गया। यद्यपि आपकी यह कूटनीतिक धमकी अत्यंत भयानक, हिंसक और पागलपन के विन्यासों से सुसज्जित प्रतीत होती है, परंतु साधना के इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मेरी चेतना ने ऐसी अनगिनत और खोखली धमकियों का सामना किया है। अतः अब आपके इन तुच्छ और अर्थहीन शब्दों का मेरी आत्मा पर कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं होता। जैसे ही नील के ये तीक्ष्ण बाण साकेत के कानों से टकराए, उसके चेहरे पर फैली वह पाश्विक मुस्कान साक्षात बर्फ की भांति जम गई। उसकी आंखों में साक्षात विनाश का रंग उतर आया। नील ने बिना रुके अपनी वाणी के प्रहार को और अधिक तीव्र करते हुए आगे कहा, आज इस सार्वजनिक मंच पर मैं एक कूटनीतिक सत्य पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भले ही आप और आपका ये भार्गव वंश इस साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली और संहारक स्तंभों में से एक क्यों न हो, परंतु बालक नील के अंतर्मन में आपके इस वैभव का तनिक भी भय निवास नहीं करता। और हाँ, यदि आपने अपने इस अहंकार के वश में होकर कोई भी अनुचित होशियारी प्रदर्शित की अथवा मुझसे इस हथियार शोधन नियमावली वेपन रिफाइनिंग मैनुअल को बलपूर्वक छीनने की तली मात्र भी चेष्टा की, तो मैं आगामी ही पल अपनी अंतरात्मा की ज्वाला से इस अमूल्य ग्रंथ को यहीं जलाकर भस्म की एक ढेरी में परिवर्तित कर दूंगा। यदि मेरी इस प्रतिज्ञा पर तनिक भी संदेह हो तो आप इसी क्षण अपनी शक्ति का प्रयोग करके इस कड़वे सत्य की परीक्षा ले सकते हैं। अहंकार का पतन और यदुवंशी भाइयों का आगमन। साकेत भार्गव ने अपने संपूर्ण विलासी जीवन में इस भयानक परिस्थिति की कल्पना तक नहीं की थी कि श्यामल साम्राज्य का एक कनिष्ठ साधक भार्गव कुल की सत्ता को इस सीमा तक चुनौती देने का साहस कर सकता है। भार्गव परिवार शाही राजधानी के उन 8 महान कुलों का वह अभेद्य शीर्ष था जिसने साम्राज्य की स्थापना के प्रथम सूर्योदय से लेकर आज तक कभी किसी युद्ध अथवा कूटनीतिक मंच पर पराजय का मुख नहीं देखा था। यदि इस संसार में कोई ऐसा जीव अवतरित हो जाए जो भार्गव कुल के नाम से ही भयभीत न हो, तो भला उसे इस ब्रह्मांड की किस विधा से डराया जा सकता था। वास्तविक धरातल पर साकेत भार्गव जो आज तक समाज में इस प्रकार का हिंसक और उन्मुक्त पागलपन प्रदर्शित करता आया था, उसका एकमात्र मूल आधार उसके पीछे खड़ा भार्गव कुल का वह असीम साम्राज्य और राजसी संरक्षण ही था। यदि उस आवरण को हटा दिया जाता तो साकेत के भीतर किसी साधारण साधक को भी धमकी देने का आत्मिक साहस अवशिष्ट नहीं बचता। परंतु इसके विपरीत यदि साकेत के उस खोखले साहस की तुलना इस क्षण नील के वास्तविक चरित्र से की जाए, तो साकेत का संपूर्ण अस्तित्व नील के अभेद्य और जागृत साहस के सम्मुख आधा भी नहीं ठहरता था। नील का पागलपन और उसका स्वाभिमान साकेत की तुलना में कई गुना अधिक शुद्ध, वास्तविक और प्रलयनकारी था। नील के इस अकाट्य और कड़े उत्तर से साकेत भार्गव साक्षात अवाक रह गया। वह कुछ क्षणों के लिए अपनी ही विधिक स्थिति पर जड़ हो गया और बिना पलक झपकाए केवल नील की काया को घूरता रहा। इस क्षण साकेत के अंतर्मन में साक्षात एक भयानक ज्वालामुखी सुलग रहा था जो नील के टुकड़े टुकड़े कर देने हेतु लालायित था, और वास्तविक विधा के अनुसार वह ऐसा करने में पूर्णतः सक्षम भी था। भले ही आज वह इस देवनिधि नीलामी घर की पावन सीमाओं के भीतर किसी जीव की हत्या करके यदुवंशी घराने को अस्थायी रूप से रुष्ट कर देता, तो भी उसका शक्तिशाली भार्गव परिवार अपनी राजसी सत्ता के बल पर इस विधिक मामले को सुगमता से दबाने की पूर्ण क्षमता रखता था। व्यापारिक और शक्तिशाली कुलों के मध्य कभी कोई स्थायी गतिरोध निर्मित नहीं होता, वे धन और भूमि के विनिमय से शांत हो जाते हैं। यदि भार्गव कुल अपनी पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करता तो यदुवंशी परिवार भी अंततः मौन धारण करने पर विवश हो जाता। परंतु साकेत की मूल योजना ये थी कि वह नील के मनोबल को पूरी तरह कुचलकर उससे वह अमूल्य प्राचीन ग्रंथ अत्यंत सहजता से छीन लेगा। इसी कारणवश उसने बाहर खड़े प्रताप यदुवंशी से अत्यंत विनम्रता का नाटक करते हुए कुल की मर्यादा का वास्ता दिया था। परंतु अब यदि वह इस सार्वजनिक मंच पर नील के विरुद्ध किसी भी प्रकार के पाश्विक बल का प्रयोग करता है, तो नील तात्कालिक रूप से उस ग्रंथ को अग्नि की लपटों में विलीन कर देगा। ऐसा होने पर साकेत को वह ज्ञान तो प्राप्त नहीं ही होगा, बल्कि एक कनिष्ठ बाहरी शिष्य के हाथों पराजित होने के कारण संपूर्ण साम्राज्य के कुलीन विन्यासों में भार्गव परिवार की कीर्ति पर एक अमिट कीचड़ अवश्य उछल जाएगा। इन्हीं कूटनीतिक विवशताओं के कारण साकेत भार्गव के चेहरे पर फैली वह पागल मुस्कान अब पूरी तरह से विलीन हो चुकी थी और उसका मुखमंडल अत्यंत गंभीर हो उठा था। एक अत्यंत निर्धन और कमजोर बाहरी शिष्य के पास आखिर ऐसा कौन सा गुप्त आधार अवशिष्ट है जिसके बल पर वह साम्राज्य के सबसे प्रतापी भार्गव कुल से भी भयभीत होने से इनकार कर रहा है। तभी साकेत भार्गव के पीछे साए की भांति खड़ी वह आकर्षक सुंदरी फलक अत्यंत विस्मय और क्रोध के मिश्रण के साथ एक पग आगे बढ़ी और उसने नील से ये तीखा प्रश्न किया। फलक ने अपने संपूर्ण जीवन काल में साकेत भार्गव के मुखमंडल पर पराजय और विवशता के ऐसे भाव कभी नहीं देखे थे, और वह भी तब जब सम्मुख खड़ा प्रतिद्वंद्वी केवल एक अदना सा बाहरी शिष्य हो। इस व्यर्थ के प्रलाप को यहीं विराम दो फलक। साकेत भार्गव अचानक अत्यंत उग्र मुद्रा में पीछे मुड़ा और उसने फलक के ऊपर अपनी वाणी का तीखा प्रहार किया। परंतु साकेत, इस कीड़े की यह धृष्टता। फलक ने अत्यंत अनिच्छा और क्रोध के वश में होकर अपनी बात पूरी करनी चाहिए। मैंने कहा, अभी इसी क्षण यहाँ से प्रस्थान करो।
साकेत भार्गव ने अत्यंत कड़े स्वर में फलक के शब्दों को बीच में ही काट दिया और बिना नील की ओर दोबारा देखे अत्यंत सख्त कदमों से मुख्य सिंहद्वार की ओर बढ़ गया। इस बार उसके मुख से प्रतिशोध का एक भी शब्द उत्सर्जित नहीं हुआ। साकेत के इस अप्रत्याशित व्यवहार ने फलक को साक्षात स्तब्ध कर दिया। उसने नील की ओर एक ऐसी दृष्टि डाली मानो वह उसे जीवित ही निगल जाना चाहती हो, और तत्पश्चात वह भी साकेत के पीछे पीछे चल दी। शेरों की सभा और व्यापारिक सत्य, उन दोनों महाशक्तियों के देवनिधि नीलामी घर की सीमाओं से बाहर निकलते ही वहां का दम घोटने वाला वातावरण पुनः शांत हो गया। आगामी ही पल प्रताप यदुवंशी, अनुरुद्ध, शिवेंद्र और कुछ अन्य घनिष्ठ साधक नील के चारों ओर एकत्रित हो गए। नील भाई, आज तो तुमने साक्षात रणभूमि में एक अभूतपूर्व चमत्कार ही कर दिखाया। अनुरुद्ध और शिवेंद्र ने अत्यंत जागृत उत्साह के साथ ऊंचे स्वर में कहा। इससे पूर्व जब उन दोनों ने फलक और साकेत भार्गव की जोड़ी को नील को चारों ओर से घेरते हुए देखा था तो उनके प्राण साक्षात हलक में अटक गए थे। उन्होंने स्वप्न में भी यह विचार नहीं किया था कि नील का पागलपन इस सीमा को लंघ जाएगा कि वह साकेत भार्गव जैसे क्रूर पुरुष को उसी की भाषा में ऐसा करारा उत्तर देगा। ये साक्षात साकेत के कुलीन अहंकार पर एक जोरदार मानसिक थप्पड़ के समान था, जिसने उसे अपनी सीमा में रहने पर विवश कर दिया। परंतु प्रताप यदुवंशी का मुखमंडल इस समय भी अत्यंत गंभीर और कूटनीतिक चिंताओं से घिरा हुआ था। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, नील, मैंने अपने इस जीवन काल में साकेत भार्गव जैसे हिंसक पुरुष को कभी भी अपने क्रोध के घूंट को इस प्रकार चुपचाप निगलते हुए नहीं देखा है। इस श्यामल साम्राज्य की धरती पर ऐसा दुस्साहस करने वाले आप प्रथम साधक हैं। यदुवंशी घराने की युवा पीढ़ी के एक मुख्य स्तंभ होने के कारण प्रताप की कूटनीतिक दृष्टि और साम्राज्य के आंतरिक समीकरणों की जानकारी नील, अनुरुद्ध और शिवेंद्र जैसे कनिष्ठ शिष्यों की तुलना में कहीं अधिक व्यापक और गहरी थी। उन्होंने अतीत के कालखंड में इन 8 महान परिवारों को अनगिनत सामान्य कुलों और उनके अत्यंत प्रतिभाशाली युवाओं को साक्षात धूल में मिलाते हुए देखा था। अतः प्रताप यदुवंशी इस समय संकट की वास्तविक विभीषिका को बहुत गहराई से समझ रहे थे। मेरी अंतरात्मा इस बात से अत्यंत भयभीत है कि साकेत भार्गव आज के इस सार्वजनिक अपमान से साक्षात प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा होगा और वह इस कड़वे सत्य को इतनी सहजता से कभी विस्मृत नहीं होने देगा। प्रताप यदुवंशी ने अत्यंत धीमे स्वर में अपनी आशंका प्रकट की। नील भाई, आपने जिस कड़े मार्ग का चयन किया है उसके आगामी परिणाम। प्रताप की इन कूटनीतिक चिंताओं को श्रवण कर नील के अधरों पर पुनः वही शांत और अभेद्य मुस्कान उभर आई। प्रताप भाई, यदि इस प्रहर में साकेत के सम्मुख अत्यंत कमजोर, विनीत और याचक की भांति व्यवहार करता तो क्या वह अपने पार्श्विक चरित्र को त्याग कर मुझे शांति से जीने की अनुमति प्रदान कर देता? प्रताप यदुवंशी ने कुछ पलों हेतु नील के इस तार्किक प्रश्न पर मंथन किया और अंततः स्वीकार करते हुए कहा, आपकी यह धारणा विधिक रूप से सत्य है नील भाई। भले ही आप उसके सम्मुख समर्पण का मार्ग चुनते तो भी वह अपनी हिंसक प्रवृत्तियों से कभी बाज नहीं आता। जब दोनों ही परिस्थितियों का अंतिम परिणाम साक्षात संघर्ष ही सुनिश्चित है, तो फिर मुझे उस खोखले नाम से भयभीत होने की भला क्या आवश्यकता है? नील की भौहें थोड़ी ऊपर उठी और उसकी देह यष्टि में साक्षात एक महायोद्धा की सहजता परिलक्षित हो रही थी। वह इस कड़वे सत्य को बहुत पहले ही आत्मसात कर चुका था कि साकेत भार्गव जैसे हिंसक शत्रु से निपटना साक्षात एक चतुर और भूखे भेड़िए का सामना करने के समतुल्य है। यदि आप उस हिंसक पशु के सम्मुख अपनी रीढ़ को सीधा रखकर पूरी शक्ति के साथ डटे रहेंगे तो वह अपनी सुरक्षा की चिंता में स्वयं ही एक पग पीछे हटने पर विवश हो जाएगा। परंतु इसके विपरीत यदि आपने अपने भीतर लेशमात्र भी भय का प्रदर्शन किया और पीछे हटने की चेष्टा की तो वह हिंसक भेड़िया आगामी ही पल आपकी ग्रीवा पर झपट पड़ेगा और आपके अस्तित्व के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अद्भुत, अत्यंत उच्च कोटि का विचार है। उसी क्षण नीलामी घर के पिछले सुरक्षित कक्ष का भारी जैद द्वार पुनः खुला और एक नई भव्य आकृति भीतर प्रविष्ट हुई। वह पुरुष साक्षात 6 फीट लंबा, अत्यंत सुगठित काया का स्वामी था। बाह्य दृष्टि से उसका मुखमंडल प्रताप यदुवंशी से काफी मेल खाता था, परंतु उसकी काया प्रताप की भांति अत्यधिक स्थूल या मोटी नहीं थी, बल्कि उसमें एक कुशल योद्धा का कसाव था। उस तेजस्वी पुरुष ने नील के अदम्य साहस की सराहना करते हुए अत्यंत नपी तुली चाल से प्रताप के समीप आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो अनुज प्रताप, क्या ये प्रतापी साधक आपका परम मित्र है? जी ज्येष्ठ भ्राता, इनका शुभ नाम नील है और ये मेरे ही अंबर दल के अत्यंत प्रतिभावान शिष्य हैं। प्रताप यदुवंशी ने अत्यंत आदरपूर्वक अपनी वाणी को दिशा दी और नील का परिचय अपने भ्राता से करवाया। नील, ये मेरे पूजनीय ज्येष्ठ भ्राता हैं, विक्रांत यदुवंशी। नील ने कुल के विन्यासों पर अधिक विचार न करते हुए, चूंकि वे उसके घनिष्ठ मित्र प्रताप के सगे ज्येष्ठ भ्राता थे, अतः अत्यंत शिष्टता से झुककर उनका अभिवादन संपन्न किया। तुम इस साम्राज्य के इतिहास में ऐसे प्रथम कनिष्ठ साधक हो जिसने साकेत भार्गव जैसे सनकी को बिना अस्त्र उठाए पीछे हटने पर विवश कर दिया। विक्रांत यदुवंशी के अधरों पर एक अत्यंत कूटनीतिक और शांत मुस्कान तैर गई। नील ने अपनी विनम्रता को बनाए रखते हुए उत्तर दिया, वरिष्ठ भ्राता बेवजह ही इस कनिष्ठ के साहस की अत्यधिक प्रशंसा कर रहे हैं।
यदि उस हिंसक परिस्थिति से निपटने का कोई अन्य शांतिपूर्ण मार्ग उपलब्ध होता तो मैं स्वयं कभी उस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना उचित नहीं समझता। वरिष्ठ, नहीं नील भाई, इस प्राचीराध्याय 108 स्वर्ण वायु भवन। यदुवंशी घराने की कूटनीति और गुप्त निवेश। यह कोई साधारण संयोग या विधाता का कौतुक नहीं था कि श्यामल साम्राज्य का यदुवंशी घराना आज समृद्धि और आर्थिक बाहुबल के उस सर्वोच्च शिखर पर जा पहुंचा था जहां वह केवल अपने धन के बल पर शाही राजधानी के 8 महान और प्रतापी कुलों की सत्ता को सीधी चुनौती देने का साहस रखता था। व्यापारिक विन्यासों में उनकी सफलता का मूल मंत्र केवल व्यवसाय से भारी वित्तीय मुनाफा कमाना मात्र नहीं था, बल्कि वे इस कला से भी भली भांति परिचित थे कि साम्राज्य की किस उभरती हुई जागृत शक्ति अथवा दिव्य प्रतिभा पर अपना दांव लगाना चाहिए। बालक नील की अभेद्य आत्मिक क्षमता, अदम्य साहस और उसके असीमित तांत्रिक भविष्य को अपनी सूक्ष्म दृष्टि से भांपकर यदुवंशी कुल के संचालक उसके भीतर दीर्घकालिक निवेश करने हेतु मानसिक रूप से पुनर्तः तत्पर हो चुके थे। अतः यद्यपि वे साम्राज्य के क्रूरतम भार्गव वंश के सीधे प्रतिशोध और राजसी कोप के भय से नील की सामने से या सार्वजनिक मंच पर कोई सहायता करने में असमर्थ थे, परंतु अंधकार के गुप्त आवरण में रहकर वे नील को हर संभव संबल प्रदान करने की कूटनीतिक व्यूह रचना रच चुके थे। ज्येष्ठ भ्राता विक्रांत यदुवंशी ने अपने अधरों पर एक अत्यंत शिष्ट और व्यापारिक मुस्कान बिखेरते हुए कहा, नील भाई, यदि विधिक नियमों की बात की जाए तो हमारा ये देवनिधि नीलामी घर किसी भी दिव्य वस्तु की सफल नीलामी से प्राप्त कुल आय का पूरे 10% का भाग विक्रय शुल्क कमीशन के रूप में संकलित करता है। परंतु आप मेरे अनुज प्रताप के अत्यंत प्रिय और संकट के साथी मित्र हैं, अतः यदुवंशी घराने की ओर से इस बार की सफल नीलामी से कोई भी विक्रय शुल्क नहीं काटा जाएगा। परंतु वरिष्ठ, यह विधिक रूप से उचित प्रतीत नहीं होता। नील ने तुरंत अपने स्वाभिमान के वश में होकर इस राजसी उपहार को अस्वीकार करने की चेष्टा की। नील भाई, तो क्या आपके अंतर्मन में प्रताप की कूटनीतिक मित्रता हेतु कोई स्थान अवशिष्ट नहीं है? विक्रांत ने अत्यंत चतुरता से अपनी वाणी के जाल में नील के स्वाभिमान को उलझाने का प्रयास किया। ऐसा कदापि नहीं है वरिष्ठ, मैं प्रताप को अपना परम मित्र स्वीकार करता हूं, परंतु विधिक नियम। ज्येष्ठ भ्राता विक्रांत, तभी स्थिति की गंभीरता और नील के अधिक स्वाभिमान को भांपकर चतुर प्रताप यदुवंशी ने बीच का मार्ग निकालते हुए अपनी राय प्रस्तुत की। कैसा रहेगा यदि हम पूर्ण शुल्क का परित्याग करने के स्थान पर केवल एक अत्यंत लघु और नामात्र का विक्रय शुल्क ही संकलित करें? इससे नीलामी घर की विधिक परंपरा भी सुरक्षित रहेगी और हमारे नीतिवान नील भाई को भी कोई आत्मिक आपत्ति नहीं होगी। क्या मेरा ये प्रस्ताव आपको स्वीकार है नील भाई? हाँ, यह विधा पुनर्तः न्यायसंगत प्रतीत होती है। नील ने राहत की सांस लेते हुए सहमति प्रकट की। विक्रांत यदुवंशी ने तुरंत इस चतुर कूटनीति पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी और यहाँ तक कि उन्होंने अत्यंत गुप्त रूप से अपना अंगूठा प्रदर्शित कर प्रताप की इस कुशाग्र बुद्धि की सराहना की। वे भली भांति जानते थे कि साकेत भार्गव जैसे उन्मत्त राक्षस के सम्मुख उनका घराना नील को सीधे तौर पर कोई सैन्य सुरक्षा कवच प्रदान नहीं कर सकता था, परंतु उसे आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाने में वे इस प्रकार लघु सहायता तो अवश्य ही कर सकते थे। चूंकि ज्येष्ठ विक्रांत ने स्वयं इस व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया था, अतः नील के पास भी इस कूटनीतिक सद्भावना को टालने का कोई तर्कसंगत कारण अवशिष्ट नहीं बचा था। उसने केवल अत्यंत गरिमा के साथ अपनी ग्रीवा को झुकाकर यदुवंशी भाइयों के प्रति अपना मौन आभार व्यक्त किया। देवनिधि कोषागार और प्राचीन ग्रंथ की सुपुर्दगी। उसी पल विक्रांत यदुवंशी ने अपने बाहुबल से पीछे के कक्ष का रेशमी जवने का पर्दा हटा दिया। पर्दा हटते ही उस कक्ष की पाषाण वेदी पर रखा हुआ शुद्ध आध्यात्मिक पत्थरों स्पिरिचुअल स्टोन्स का एक चमचमाता हुआ विशाल ढेर परिलक्षित हुआ, जिसकी आभा से संपूर्ण कक्ष प्रकाशमान हो उठा। नील भाई, आपके द्वारा लाया गया वह अलौकिक अग्निदानव का शक्ति स्रोत फायर डेमन कॉर्ड इस नीलामी मंच पर पूरे 70,000 आध्यात्मिक पत्थरों की ऐतिहासिक कीमत पर विक्रय हुआ था। उस विशाल धनराशि में से महागुरु के प्राचीन ग्रंथ की विधिक कीमत तथा हमारे इस नामात्र के विक्रय शुल्क को घटाने के पश्चात भी आपके सुरक्षित विनिमय हेतु पूरे 45,000 आध्यात्मिक पत्थर यहाँ अवशिष्ट हैं। अपनी नश्वर आंखों के सम्मुख आध्यात्मिक पत्थरों के उस साक्षात पर्वत को देखकर अनुरुद्ध और शिवेंद्र की आंखों की पुतलियां आश्चर्य के अतिरेक से फटी की फटी रह गईं। इस क्षण उन दोनों के मुखमंडल की चेतना साक्षात किसी जड़ मूर्ख के समतुल्य प्रतीत हो रही थी। नील भाई, तो वह संपूर्ण नीलामी घर को झकझोर देने वाला अग्निदानव का शक्ति स्रोत वास्तव में तुम्हारा ही था। अब जाकर अनुरुद्ध के मस्तिष्क के बंद कपाट खुले और उसे यह सत्य समझ में आया कि नील उस हथियार शोधन नियमावली को प्राप्त करने हेतु इतना व्याकुल और उत्सुक क्यों दिखाई दे रहा था। हे परमेश्वर, मैंने अपने संपूर्ण जीवन के कालखंड में एक साथ इतने सारे आध्यात्मिक पत्थरों के दर्शन कभी स्वप्न में भी नहीं किए थे। शिवेंद्र भी विस्मय के सागर में डूबता हुआ अत्यंत धीमी आवाज में बुदबुदाया। वे दोनों भी उसी आश्रम के बाहरी शिष्य थे, परंतु आज उन्हें इस कड़वे सत्य की अनुभूति हो रही थी कि उनके और नील के आत्मिक स्तर में साक्षात भूमि और आकाश का अंतर स्थापित हो चुका था। नील ने अभी कुछ ही चंद्र मास पूर्व उस विख्यात सप्त सिंधु आश्रम की चौखट पर अपने पग रखे थे, परंतु इतनी अल्पावधि में ही उसने साम्राज्य के बड़े बड़े साधकों को पछाड़कर इतने असीम अंक और संपदा अर्जित कर ली थी।
परंतु अपने सम्मुख रखे धन के उस विशाल अंबार को देखकर नील के अंतर्मन में एक अजीब सी दुविधा और संकोच का संचार हो रहा था। उसकी उंगली में जो अलौकिक भंडारण अंगूठी स्टोरेज रिंग सुशोभित थी, उसका आंतरिक तांत्रिक स्थान अत्यंत सीमित था। वह इतने विशाल आकार के पत्थरों के पर्वत को अपने भीतर समाहित करने में पूर्णतः असमर्थ थी। यदि वह किसी विधा से इन पत्थरों को उस लघु अंगूठी में बलपूर्वक ठूंस भी देता तो राजधानी की गलियों में भार्गव कुल के गुप्तचरों की तीक्ष्ण दृष्टि से बचकर इतने बड़े राजसी धन को सुरक्षित ले जाना साक्षात काल को आमंत्रण देने के समान था। नील के मुखमंडल पर उभर आए इस मानसिक दुविधा को भांपकर चतुर प्रताप यदुवंशी ने अत्यंत आत्मीयता से हंसते हुए कहा, नील भाई, आपको इन भारी भरकम आध्यात्मिक पत्थरों को भौतिक रूप से अपनी काया पर लाद कर इस अशांत राजधानी की गलियों में ले जाने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। आपने अपनी आंखों से इस धन की सत्यता का सत्यापन कर लिया है, यही पर्याप्त है। अब हमारी यह विधिक संस्था इस संपूर्ण धन को यदुवंशी घराने के परम सुरक्षित देवनिधि कोषागार देवनिधि ट्रेजरी में आपके नाम से संचित करने का दायित्व लेती है। इतना कहते ही प्रताप ने अपनी रेशमी आस्तीन से निकालकर नील के हाथों में धातु का एक अत्यंत महीन और चमचमाता हुआ सदस्य पत्रक मेंबरशिप टोकन सौंप दिया। वह पत्रक विशुद्ध तप्त स्वर्ण से निर्मित था, जिसके ऊपर प्राचीन तांत्रिक लिपि में देवनिधि कोषागार और एक विशिष्ट गुप्त क्रमांक अंकित था। जब भी भविष्य में साधना अथवा जीवन के किसी मार्ग पर आपको धन व्यय करने की आवश्यकता आन पड़े तो आपको किसी के सम्मुख याचक बनने की आवश्यकता नहीं होगी। आप पूरे श्यामल साम्राज्य की किसी भी विधिक शाखा पर जाकर केवल इस स्वर्ण पत्रक को प्रस्तुत करके अपनी इच्छित धनराशि तत्क्षण प्राप्त कर सकते हैं। प्रताप यदुवंशी ने उस पत्रक की विधिक महत्ता समझाते हुए कहा। नील ने उस शीतल स्वर्ण पत्रक को अपनी उंगलियों से स्पर्श किया और कुछ देर तक उसे सहलाया। देवनिधि कोषागार का तांत्रिक संजाल संपूर्ण साम्राज्य की सीमाओं में एक अभेद्य प्राचीर की भांति फैला हुआ था और सुरक्षा के मामले में इसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अंततः पूर्ण संतोष के साथ नील ने अपनी सहमति में सिर हिलाया और उस स्वर्ण पत्रक को अपनी लघु भंडारण अंगूठी के भीतर सुरक्षित स्थान दे दिया। तत्पश्चात ज्येष्ठ विक्रांत यदुवंशी ने अत्यंत आदर के साथ चंदन की लकड़ी से निर्मित एक लघु मंजूषा डिब्बा नील की ओर बढ़ाया। नील भाई, ये रही श्यामल साम्राज्य के परम विख्यात महागुरु दामोदर दास की वह अत्यंत दुर्लभ हथियार शोधन नियमावली। कृपया इसे अपने पवित्र हाथों में ग्रहण करें। नील ने जैसे ही उस मंजूषा के ढक्कन को हटाया तो उसके भीतर प्राचीन काल की एक अत्यंत जीर्ण शीर्ण, फटी पुरानी और पीली पड़ चुकी पुस्तक रखी हुई दिखाई दी। पूरे 24,000 आध्यात्मिक पत्थरों की असीम आहुति केवल एक अत्यंत जर्जर और प्राचीन पुस्तक को प्राप्त करने हेतु देना बाह्य संसार की दृष्टि में नील का ये निर्णय साक्षात आत्मघाती और अत्यधिक जोखिम से भरा हुआ था। क्या ये फटी पुरानी हथियार शोधन नियमावली उसके भविष्य की साधना हेतु कोई वरदान सिद्ध होगी अथवा ये धन का केवल एक व्यर्थ अपव्यय था? इस विषय पर नील स्वयं भी इस समय किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ था, परंतु उसके मस्तिष्क के गुप्त विन्यासों में एक ऐसी अलौकिक और गुप्त योजना आकार ले रही थी जिसकी पूर्णता हेतु उसे इस प्राचीन ज्ञान की परम आवश्यकता थी। भले ही इस हेतु चुकाई गई विधिक कीमत बहुत बड़ी थी, परंतु अपनी उस महायोजना को धरातल पर उतारने के लिए उसे यह साहसी प्रयास करना ही था। देवमूल सार का रहस्य और राजधानी का मार्ग। उस अमूल्य ग्रंथ को अपनी सुरक्षित कस्टडी में लेने के पश्चात नील और उसके दोनों सह शिष्यों ने नीलामी घर की विधिक सीमाओं से बाहर जाने का निर्णय लिया। परंतु यदुवंशी कुल के भावी उत्तराधिकारी प्रताप को संस्था के कुछ अत्यंत गोपनीय और विधिक प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने हेतु वहीं रुकना अनिवार्य था, जिसके कारण वे एक साथ बाहर की ओर प्रस्थान नहीं कर सके। प्रताप यदुवंशी अत्यंत शिष्टता के साथ उन तीनों को देवनिधि नीलामी घर के उस विशाल मुख्य सिंहद्वार तक छोड़ने आए और उन्हें विदा किया। यदि आज के संपूर्ण घटनाक्रम का लेखा जोखा देखा जाए तो नील ने न केवल अग्निदानव के उस शक्ति स्रोत का एक सफल और ऐतिहासिक व्यापार संपन्न किया था, बल्कि उसके बदले उसे असीम धनराशि का स्वर्ण पत्रक और महागुरु की वह दुर्लभ हथियार शोधन नियमावली भी प्राप्त हो चुकी थी। कुल मिलाकर कूटनीतिक दृष्टि से यह कहा जा सकता था कि आज नील का इस शाही राजधानी की धरती पर कदम रखना पुनर्तः सार्थक सिद्ध हुआ था। परंतु नील के अंतर्मन का तांत्रिक सत्य कुछ और ही था। उसका मानना था कि आज के इस संपूर्ण कोलाहल में उसे जो सबसे बड़ा और अनमोल लाभ प्राप्त हुआ था वह कोई धन या पुस्तक नहीं, बल्कि केवल एक अत्यंत गुप्त कूटनीतिक सूचना थी। और वह सूचना ये थी कि संसार जिस धातुसार मेटल एसेंस को एक साधारण उपोत्पाद समझता है वह वास्तव में देवताओं का प्रिय देवमूल सार है। जब उसके मस्तिष्क में इस सत्य का कौंध हुआ कि शायद इस संपूर्ण श्यामल साम्राज्य की विशाल राजधानी में वह इकलौता ऐसा जीवित मनुष्य है जो एक साधारण और नश्वर हथियार के भीतर से भी उस परम दुर्लभ देवमूल सार को बाहर निकालने की गुप्त विधा से परिचित है, तो नील का अंतःकरण उत्साह के अतिरेक से स्पंदित हुए बिना नहीं रह सका। परंतु तांत्रिक साधना का ये नियम था कि ऐसे महारहस्यों के मामलों में अत्यधिक उतावलापन साक्षात विनाश का कारण बनता था। अतः उसने अपनी अंतरात्मा के उस तीव्र आवेग को शांत किया और निश्चय किया कि वह सब कुछ अत्यंत व्यवस्थित, धीमे और कूटनीतिक ढंग से प्रारंभ करेगा ताकि इसके परिणाम दीर्घकालिक और अभेद्य सिद्ध हों।
दूसरी ओर मुख्य मार्ग पर चलते हुए अनिरुद्ध और शिवेंद्र के मुखमंडल पर अभी भी नील की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंताओं की लकीरें उभरी हुई थीं। आखिरकार कुछ ही क्षण पूर्व साम्राज्य के उस खूंखार और सन की राजकुमार साकेत भार्गव ने नील को सीधे तौर पर यमलोक भेजने की खुली धमकी दी थी। यद्यपि नील ने भी अपने स्वाभिमान और वाक्चातुर्य से साकेत के उस कुलीन अहंकार पर करारा पलटवार किया था, परंतु ये नग्न सत्य था कि भार्गव कुल के पास असीम सैन्य बल, तांत्रिक योद्धा और अकूत राजसी शक्ति उपलब्ध थी, जिसके कारण राजधानी की इन गलियों में नील की विधिक स्थिति अत्यंत संवेदनशील और संकटपूर्ण हो चुकी थी। अपने दोनों मित्रों के मुखमंडल पर पसरे उस गहरे भय और घबराहट को देखकर नील ने उनके कंधों पर अपना हाथ रखा और सांत्वना देते हुए अत्यंत शांत स्वर में कहा, मित्र शिवेंद्र, भ्राता अनिरुद्ध, अपने इन हृदयों को व्यर्थ की चिंताओं की अग्नि में मत झोंको। इस जीवन के कठिन मार्ग पर साकेत भार्गव वह प्रथम या अंतिम पुरुष नहीं है जिसने मेरे प्राणों का हरण करने की चेष्टा की हो। अतीत में भी कई खूंखार शक्तियों ने मुझे मिट्टी में मिलाने के कुत्सित प्रयास किए हैं, परंतु विधाता के न्याय के कारण मैं आज भी आपके सम्मुख जीवित खड़ा हूं और मैं आपको वचन देता हूं कि भविष्य में भी मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। जब उन दोनों बाहरी शिष्यों ने नील की आंखों में साक्षात काल को भी चुनौती देने वाला वह अभेद्य और अटल आत्मविश्वास देखा तो उनके हृदयों का अंधकार भी छंट गया। वे भी थोड़े आशावादी हो गए और उन्होंने उस भयानक संकट के विषय में सोचना बंद कर दिया। चलो, बहुत हुआ ये तांत्रिक तनाव। आज क्यों न हम इस विशाल शाही राजधानी के विन्यासों का थोड़ा आनंद लें और यहाँ की संस्कृति का अनुभव करें। नील ने अचानक वातावरण को सुगम बनाने हेतु एक नया प्रस्ताव सामने रखा। वह एक लंबे कालखंड से साधना के जंगलों में भटक रहा था और जब वह पिछली बार इस राजधानी में आया था तो उसे यहाँ की गलियों और कुलीन विन्यासों में भ्रमण करने का लेशमात्र भी अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। ये तो अत्यंत उत्तम और मनभावन प्रस्ताव है नील भाई। आज तुमने इस देवनिधि प्राचीर के भीतर से साक्षात कुबेर का धन अर्जित किया है, अतः विधिक रूप से आज तुम्हें हमारी इस कनिष्ठ काया की अत्यधिक उत्तम खातिरदारी, मेहमान नवाजी करनी ही पड़ेगी। अनिरुद्ध ने अपनी चिंताओं को हवा में उड़ाते हुए अट्टहास के साथ कहा, मुझे इस शाही राजधानी की गलियों और यहाँ के कुलीन भवनों का तनिक भी भौगोलिक ज्ञान नहीं है, अतः मार्ग का मार्गदर्शन करने का उत्तरदायित्व आप दोनों का है। उस मार्ग पर लगने वाली संपूर्ण राजसी कीमत चुकाने का दायित्व मेरा रहा। नील ने सहर्ष अपनी स्वीकृति में सिर हिलाया। यदि ऐसी बात है तो फिर आज हमें अपने नील भाई को इस राजधानी के सबसे विशिष्ट, कुलीन और अलौकिक स्थान पर ही ले जाना चाहिए। शिवेंद्र ने अपनी आंखों में एक शरारती चमक लाते हुए अनिरुद्ध की ओर देखा, परंतु अनिरुद्ध ने तत्क्षण कुछ अत्यंत गंभीर सोचते हुए शिवेंद्र को अपनी आंखों के संकेत से ऐसा करने से वर्जित कर दिया। कहने को तो इस संपूर्ण शाही राजधानी की दीर्घाओं में विलास और संगीत के आनंद हेतु जो सबसे सर्वोच्च और विख्यात स्थान है उसे संसार स्वर्ण वायु भवन, स्वर्णा वायु भवन के नाम से पुकारता है, परंतु वह स्थान इतना अत्यधिक खर्चीला और राजसी है कि वहां के केवल द्वारों को लांघने मात्र से साधारण साधकों का संचित धन भस्म हो जाता है। अतः हमारा वहां जाना विधिक रूप से उचित नहीं होगा। हाँ, अनुज अनिरुद्ध पुनर्तः सत्य कह रहे हैं। शिवेंद्र ने भी तुरंत अपनी भूल सुधारते हुए सुर में सुर मिलाया। वह स्थान वास्तव में हमारी जैसी साधारण काया के लिए अत्यधिक संहारक और महंगा है। नील ने उन दोनों मित्रों को इस प्रकार एक दूसरे को गुप्त इशारे करते और संकोच के सागर में डूबते देखा तो उसके अधरों पर एक गहरी मुस्कान उभर आई। तुम दोनों मित्र यदि अपने अंतर्मन से उसी अलौकिक स्थान के विन्यासों का अनुभव करना चाहते हो तो हमारी टोली सीधे वहीं प्रस्थान करेगी। जब तक बालक नील आपके सम्मुख खड़ा है, आपको इस संसार के किसी भी कोने में धन की कमी के विषय में सोचने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। नील भाई, क्या तुम्हारी चेतना इस राजसी निर्णय को लेकर पुनर्तः आश्वस्त और दृढ़ है? अनिरुद्ध ने नील की गंभीरता को परखने हेतु पुनः एक प्रश्न किया। पुनर्तः नील ने अत्यंत सहजता से अपनी गर्दन हिलाकर अपनी सहमति की अंतिम मुहर लगा दी। उसकी इस अभेद्य घोषणा को श्रवण करते ही शिवेंद्र का उल्लास अपनी सीमाओं को लंघ गया और उसने हवा में ताली बजाते हुए कहा, फिर तो विधाता का यही न्याय है। चलिए आज सीधे उसी स्वर्ण वायु भवन की प्राचीर को विजित करते हैं। तत्पश्चात चतुर अनिरुद्ध ने आगे बढ़कर मार्गदर्शक का मोर्चा संभाला और वे तीनों साधक शाही राजधानी के अत्यंत वैभवशाली, स्वच्छ और चौड़े राजमार्गों पर बढ़ते हुए अंततः एक ऐसी विशाल और अलौकिक इमारत के सम्मुख जाकर रुक गए जिसकी आभा देखकर किसी भी साधारण मनुष्य की चेतना शून्य हो सकती थी। स्वर्ण वायु भवन का ऐश्वर्य और काम्या का आगमन। क्या इस संपूर्ण स्वर्ण वायु भवन का निर्माण साक्षात अमूल्य रत्नों और पन्नों के विन्यासों से किया गया है। अपने सम्मुख खड़े उस विशाल, गगनचुंबी और पन्ने एमरल्ड के समान गहरे हरे रंग से धधकते हुए भवन को देखकर नील की आंखें विस्मय के अतिरेक से अत्यधिक चौड़ी हो गईं। उसकी इस मासूम जिज्ञासा को श्रवण कर अनिरुद्ध हल्के से मुस्कुराया और कूटनीतिक ज्ञान देते हुए बोला, नील भाई, प्रकृति के विन्यासों में जो बहुमूल्य रत्न पाए जाते हैं उनकी भौतिक संरचना अत्यंत कोमल और नाजुक होती है। भला उनके बल पर इतनी विशाल इमारत की मजबूत दीवारों का निर्माण किस प्रकार संभव हो सकता है? परंतु नील की तीक्ष्ण दृष्टि तो भवन के उस बाह्य भाग पर टिकी थी जो साक्षात रत्नों की आभा से चमक रहा था।
वास्तविक सत्य यह है कि इस भव्य भवन की बाहरी पाषाण दीवारों पर अत्यंत सूक्ष्म कला के माध्यम से अमूल्य रत्नों की केवल एक महीन और जादुई परत लेयरिंग चढ़ाई गई है। परंतु इसकी शिल्पकला इतनी उत्कृष्ट है कि जब सूर्य की किरणें इस पर टकराती हैं तो बाह्य संसार को ऐसा प्रतीत होता है मानो यह संपूर्ण भवन ही साक्षात पन्ने के एक अखंड टुकड़े से निर्मित हुआ हो। अनिरुद्ध ने उस शिल्पकला का रहस्य उजागर किया। ओह, तो यह इसके पीछे का तकनीकी सत्य है। नील ने इस अद्भुत कला की सराहना में अपनी गर्दन हिलाई। इसमें कोई संदेह नहीं था कि स्वर्ण वायु भवन के स्वामियों ने राजधानी के कुलीन वर्ग को आकर्षित करने हेतु अत्यंत उत्कृष्ट और जादुई कार्य संपन्न किया था। कुछ पलों तक उस अलौकिक भवन की बाह्य सुंदरता को निहारने के पश्चात वे तीनों साधक हरे रंग के बहुमूल्य पत्थरों से निर्मित उन भव्य सीढ़ियों को लांघते हुए सीधे भवन के मुख्य विन्यास के भीतर प्रविष्ट हो गए। जैसे ही उनके पगों ने उस पावन और सुगंधित दीर्घा को स्पर्श किया, अत्यंत कीमती और रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित वहां का एक मुख्य कर्मचारी अटेंडेंट अत्यंत विनीत मुद्रा में उनकी ओर बढ़ा और अपनी ग्रीवा को झुकाकर उनका राजसी अभिवादन करने लगा। अनिरुद्ध द्वारा अपनी कुलीन भाषा में संक्षिप्त वार्तालाप संपन्न करने के पश्चात वह स्वागत करने वाला कर्मचारी अत्यंत सम्मानपूर्वक उन तीनों को स्वर्ण वायु भवन की अत्यंत सुरक्षित और शांत द्वितीय मंजिल सेकंड फ्लोर की ओर लेकर अग्रसर हुआ। पूरे स्वर्ण वायु भवन की आंतरिक सजावट इतनी अत्यधिक उत्कृष्ट और विलासी थी कि वहां रखी हुई एक एक छोटी वस्तु, काष्ठकला और पाषाण मूर्तियां साक्षात असीम धन और सौंदर्य का प्रत्यक्ष प्रमाण दे रही थीं। वे तीनों शीघ्र ही द्वितीय मंजिल पर स्थित एक अत्यंत एकांत, सुरक्षित और विशिष्ट कक्ष प्राइवेट स्वीट के भीतर पहुंच गए, जहां उनके अतिरिक्त अन्य किसी बाह्य तत्व की उपस्थिति वर्जित थी। वहां पहुंचकर नील अत्यंत शांत मुद्रा में उस मखमली आसन पर बैठ गया, परंतु अनिरुद्ध ने वातावरण के उल्लास को बढ़ाते हुए हवा में अपना हाथ लहराया और कर्मचारी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इस शाही राजधानी की कुलीन दीर्घाओं में ये सुना है कि आपके इस स्वर्ण वायु भवन में काम्य नाम की एक अत्यंत विख्यात, सुरम्य और अलौकिक सुरों की स्वामिनी गायिका निवास करती हैं। क्या आज ऐसी विधा निर्मित हो सकती है कि वे स्वयं इस एकांत कक्ष में अवतरित होकर हमारी इस सभा को अपने मधुर गीतों के रस से सराबोर करें? जी वह। अनिरुद्ध का ये प्रश्न सुनते ही उस चतुर कर्मचारी के मुखमंडल पर अचानक एक गहरी हिचक, असमंजस और संकोच के भाव परिलक्षित होने लगे। वास्तविक धरातल पर स्वर्ण वायु भवन की प्रधान और सर्वोपरि गायिका काम्या की कला और उनके सुरों की विधिक सेवाएं इतनी अत्यधिक महंगी थीं कि केवल साम्राज्य के बड़े बड़े सामंत और कुलीन स्वामी ही उसे वहन करने में सक्षम थे। वह कर्मचारी अपने जीवन काल में अनगिनत धन कुबेरों और राजकुमारों का स्वागत कर चुका था। अतः जब उसने नील और उसके साथियों के बदन पर लिपटे उन साधारण श्वेत वस्त्रों को देखा तो उसके व्यावसायिक मस्तिष्क ने तुरंत पहचान लिया कि ये तीनों सप्तसिंधु आश्रम के केवल कनिष्ठ बाहरी शिष्य हैं, न कि राजधानी के किसी कुलीन या धनाढ्य घराने के उत्तराधिकारी। तो क्या ये कनिष्ठ बालक काम्या जैसी महागायिका की वह असीम कीमत चुकाने की तनिक भी क्षमता रखते थे? उसे इस कड़वे सत्य का भी भान था कि प्रतिवर्ष सप्तसिंधु आश्रम के कई उद्दंड शिष्य अपनी शिष्यावस्था की धौंस और आश्रम की प्रतिष्ठा का अनुचित लाभ उठाकर इस भवन में प्रविष्ट हो जाते थे और अंततः धन चुकाने के समय भारी उत्पात और परेशानी उत्पन्न करते थे। उस कर्मचारी के मुखमंडल पर उभरे उन तुच्छ और अविश्वास के भावों को ताड़कर अनिरुद्ध ने अत्यंत सहजता से अपने कंधे उचकाए और नील की ओर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखा। नील भाई, लगता है यहाँ के नियम हमारी काया के अनुकूल नहीं हैं। चलो हम किसी अन्य साधारण स्थान पर वापस चलते हैं। परंतु उसकी बात को बीच में ही काटते हुए नील ने अपनी आस्तीन से अपना दाहिना हाथ बाहर निकाला और अनिरुद्ध को रुकने का संकेत दिया। सामान्य जीवन में नील अत्यंत मितव्ययी था और व्यर्थ के विलासों में एक भी तिन का व्यय करना उचित नहीं समझता था, परंतु जब वास्तविक धरातल पर उसके स्वाभिमान और उसके वचनों की प्रतिष्ठा का प्रश्न आन खड़ा होता था तो वह ब्रह्मांड की संपूर्ण संपदा को भी लात मारने से पीछे नहीं हटता था। यदि तुम्हारे इस स्वर्ण वायु भवन के विन्यासों को केवल हमारे इन श्वेत वस्त्रों को देखकर हमारे वित्तीय भुगतान की क्षमता पर संदेह हो रहा है, तो क्या मेरी इस लघु भंडारण अंगूठी से उत्सर्जित यह निधि तुम्हारी इस हिचक को शांत करने हेतु पर्याप्त सिद्ध होगी? इतना कहते ही नील ने अपनी भंडारण अंगूठी को एक सूक्ष्म झटका दिया और पलक झपकते ही विशुद्ध तांत्रिक ऊर्जा से दमकते हुए पूरे 10 आध्यात्मिक पत्थर स्पिरिचुअल स्टोन्स निकालकर सम्मुख रखी जेड की मेज पर पटक दिए। इस श्यामल साम्राज्य के आम नागरिकों और साधारण मनुष्यों के लिए केवल एक एकल आध्यात्मिक पत्थर भी साक्षात कई महीनों के कठिन परिश्रम की संचित कमाई के समतुल्य होता था, परंतु नील ने उन 10 दिव्य पत्थरों को उस मेज पर इस प्रकार लावारिस फेंक दिया था मानो वे उसके जीवन में किसी साधारण कंकड़ पत्थर से अधिक महत्ता नहीं रखते थे। यद्यपि यह स्वर्ण वायु भवन संपूर्ण शाही राजधानी का सबसे महंगा और विलासी केंद्र स्वीकार किया जाता था, परंतु केवल एक लघु संगीत सभा हेतु प्रधान गायिका को इस कक्ष में आमंत्रित। अध्याय 109 नील, काम्या और संकेत। सुरम्य संगीत और असभ्य व्यवधान। उस भव्य एकांत कक्ष के भीतर इस समय एक अत्यंत दिव्य विन्यास परिलक्षित हो रहा था। श्वेत वस्त्रधारी साधकों के सम्मुख नीले रंग के मखमली वस्त्रों से सुसज्जित एक परम सुंदरी कन्या खड़ी थी और उसके ठीक पीछे उसकी 4 लघु सहोदराएं बहनें भी विनीत मुद्रा में विद्यमान थीं।
उन सभी के कोमल हाथों में वीणा, मृदंग, ढोलक और बांसुरी जैसे प्राचीन व अलौकिक वाद्य यंत्र सुशोभित थे। दासी काम्या आप जैसे सम्मानीय अतिथियों की सेवा में सादर उपस्थित है। उस रूपसी ने अपनी ग्रीवा को झुकाकर अत्यंत विनीत भाव से तीनों साधकों का राजसी अभिवादन किया। काम्या का सौंदर्य साक्षात प्रकृति का एक अनुपम कौतुक था। उसकी काया की त्वचा शरद ऋतु की बर्फ के समान धवल व निष्कलंक थी, और उसकी कत्थई आंखें किसी शांत व अतल झील के समान गहरी प्रतीत होती थीं, जिनमें विलास का सागर हिलोरे ले रहा था। यद्यपि अपने अंतर्मन को तांत्रिक साधना की अग्नि में तपा चुके दृढ़ निश्चयी नील पर उस अप्सरा के सौंदर्य का कोई विशेष प्रभाव परिलक्षित नहीं हुआ था, परंतु चंचल चित्त वाला अनुरुद्ध तो मानो उस रूपसी को देखते ही साक्षात किसी सम्मोहन लोक की यात्रा पर प्रस्थान कर चुका था। फिर किसी प्रकार अपने आंतरिक विवेक को जागृत कर होश में आते हुए उसने हवा में शिष्टता से अपना हाथ लहराया और अधरों पर मुस्कान लाते हुए कहा, देवी काम्या, हमारी इस एकांत सभा को तनिक शांति प्रदान करने हेतु कृपया अपने कंठ से कोई मधुर व प्यारा सा गीत प्रवाहित करने की कृपा करें। काम्या ने मौन सहमति में अपनी सुंदर ग्रीवा हिलाई और कक्ष में कुछ दूरी पर स्थापित चंदन की एक नक्काशीदार आसंदी कुर्सी पर विराजमान हो गई। तत्पश्चात उसने अपनी बगल में रखी देवदारू की लकड़ी से निर्मित वीणा को अपने कोमल हाथों में लिया और अपनी उंगलियों के सूक्ष्म प्रहार से उसके तांत्रिक तारों को झंकृत करना प्रारंभ किया। आगामी तरंगे गूंजने लगीं। उसका स्वर साक्षात वन कोकिला के समान मधुर, सम्मोहक और अशांत मस्तिष्कों को परम सुकून पहुंचाने वाला था। उस अलौकिक राग के वायुमंडल में घुलते ही कक्ष में बैठे तीनों साधकों के अंतःकरण में एक अभूतपूर्व ताजगी और दिव्य चेतना का संचार हुआ, मानो साधना के कठिन मार्गों की उनकी संपूर्ण शारीरिक व मानसिक थकान तत्क्षण विलीन हो गई हो। उसी शांत कालखंड में कक्ष के विधिक सेवकों ने अत्यंत मौन रहकर स्फटिक के पात्रों में सुरा शराब परोसना प्रारंभ किया। नील ने मदिरा के उस चमचमाते पात्र को अपने हाथों में लिया, चारों ओर पसरे इस राजसी ऐश्वर्य को देखा और अंतर्मन से एक संतुष्टि की आह भरी। वास्तव में ये स्वर्ण वायु भवन अपनी अभेद्य विलासिता और कलात्मक वैभव के कारण संपूर्ण शाही राजधानी का सर्वश्रेष्ठ और विशिष्ट केंद्र कहे जाने के पुनर्तः योग्य सिद्ध हो रहा था। परंतु अभी काम्या का वह जादुई राग अपने चरम बिंदु पर पहुंचा भी नहीं था कि अचानक उस एकांत कक्ष के भारी काष्ठ द्वारों को चीरती हुई एक अत्यंत कर्कश, तीखी और असभ्य ध्वनि संपूर्ण वातावरण में गूंज उठी। काम्या, मैंने बीते कल ही तुम्हें अत्यंत आदर के साथ अपने प्रासाद में चलने का आदेश दिया था। उस समय तुमने अपनी रुग्णता, खराब तबीयत का झूठा स्वांग रचते हुए मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, परंतु आज तुम यहाँ इन तुच्छ बालकों के सम्मुख मजे से सुर बिखेर रही हो। क्या तुम्हारे भीतर साम्राज्य के एक कुलीन योद्धा को मूर्ख बनाने का दुस्साहस जागृत हो गया है? उस कर्कश वाणी की समाप्ति के साथ ही कक्ष का द्वार अत्यंत हिंसक रूप से खुला और कृष्ण वर्ण काले रंग के वस्त्रों से सुसज्जित एक अत्यंत असभ्य, अहंकारी युवक अपने मद में चूर होकर भीतर प्रविष्ट हुआ। उस उद्दंड युवक के पीछे उसके कुछ अन्य सहचर भी खड़े थे, जिन्होंने हुबहू काले रंग के तांत्रिक वस्त्र धारण कर रखे थे। उन वस्त्रों की विशिष्ट बनावट ये गवाही देने के लिए पर्याप्त थी कि वे सभी सप्तसिंधु आश्रम के शक्तिशाली आंतरिक संप्रदाय इंटरनल सेक्ट के स्थापित शिष्य थे। उस असभ्य युवक के ठीक बगल में स्वर्ण वायु भवन का एक कनिष्ठ सेवक खड़ा था, जो भय से कांपते हुए और बार बार अपनी ग्रीवा झुकाकर उस तांत्रिक से क्षमा याचना कर रहा था। काम्या ने जैसे ही उस क्रूर युवक को देखा, उसके कंठ का संगीत तत्क्षण थम गया और उसकी सुंदर भौहें संकुचित हो गईं। उसके मुखमंडल के भावों से यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था कि वह सामने खड़े इस उद्दंड पुरुष से अपने अंतर्मन की गहराइयों तक घृणा करती थी। तथापि अपनी कलात्मक मर्यादा और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए उसने केवल इतना कहा, संकेत जी, बीते कल मेरा लघु भतीजा अत्यंत तीव्र ज्वर से पीड़ित था, जिसके कारण मैं असमर्थ थी। और जहां तक आज का प्रश्न है, हमारे इस कक्ष में पहले से ही आश्रम के सम्मानीय अतिथि विराजमान हैं, जिन्होंने विधिक रूप से मेरी कला को आरक्षित किया है। यदि आपके अंतर्मन में मेरे गीतों को श्रवण करने की अभिलाषा शेष है, तो कृपया आगामी दिवस की प्रतीक्षा करें। उस रूपसी की वाणी का समर्थन करते हुए भयभीत सेवक ने भी संकेत के सम्मुख हाथ जोड़कर सिर हिलाया। हाँ हाँ, परम प्रतापी संकेत साहब, देवी काम्या सत्य कह रही हैं, ये सम्मानीय अतिथि पहले ही विधिक भुगतान कर चुके हैं। कृपया आज के दिन धैर्य धारण करें और प्रतीक्षा कक्ष में विश्राम करें। दफा हो जाओ यहाँ से, तुच्छ कीड़े। संकेत के भीतर छिपे कुलीन अहंकार ने करवट ली और उसने क्रोध में आकर उस निर्दोष वेटर की छाती पर एक जोरदार लात जड़ दी, जिससे वह दूर कोने में जा गिरा। अतिथि, ओहो, तो इस एकांत कक्ष में कुछ विशिष्ट अतिथियों का समागम हुआ है। परंतु आज विधाता का यही न्याय है कि काम्या इस क्षण हमारे साथ ही इस भवन से प्रस्थान करेगी। संकेत ने अत्यंत घमंड के साथ घोषणा की और फिर अत्यंत धीमी व मटकती हुई चाल चलते हुए वह नील और उसके सह शिष्यों के आसन के समीप आकर धौंस से बैठ गया। जैसे ही उसकी तीक्ष्ण दृष्टि उन तीनों के श्वेत सफेद वस्त्रों पर पड़ी, उसके अधरों पर एक अत्यंत तिरस्कारपूर्ण और नीच मुस्कान तैर गई और उसने मर्यादा की समस्त सीमाओं को लांघते हुए बेशर्मी से कहा, तो ओ कनिष्ठ बाह्य शिष्यों, एक्सटर्नल डिसाइपल्स,
मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम जैसे साधारण बालकों के भीतर इतनी बुद्धि तो अवश्य अवशिष्ट होगी कि तुम स्वयं अपनी भलाई के लिए काम्या को हमारे दल के साथ भेजने हेतु सहर्ष तत्पर हो जाओगे, है ना? संकेत के इन अपमानजनक वचनों को श्रवण करते ही अनिरुद्ध और शिवेंद्र का मुखमंडल तत्क्षण लज्जा और गहरे संकोच के कारण पीला पड़ गया। इस भव्य और कुलीन स्वर्ण वायु भवन की दीर्घाओं में कदम रखना समाज में एक उच्च सम्मान और गौरव का प्रतीक स्वीकार किया जाता था, परंतु यदि वे इस क्षण संकेत के भय से भयभीत होकर काम्या जैसी रक्षिता को उसके हवाले कर देते तो संपूर्ण राजधानी और आश्रम के भीतर उनके स्वाभिमान और सामाजिक सम्मान की धज्जियां उड़नी निश्चित थीं। परंतु दूसरी ओर का सत्य भी अत्यंत भयानक था। द्वार पर काले वस्त्र धारण किए कई तांत्रिक योद्धा घात लगाए खड़े थे। यह अकाट्य सत्य था कि वे सभी सप्तसिंधु आश्रम के आंतरिक शिष्य थे। यद्यपि यह अज्ञात था कि वे आश्रम के भीतर किस विशिष्ट और शक्तिशाली गुट के सदस्य थे, परंतु यदि उनके गुट के बाहुबल को एक पल के लिए विस्मृत भी कर दिया जाए तो भी आंतरिक संप्रदाय के योद्धा अपनी तांत्रिक साधना, आध्यात्मिक ऊर्जा और युद्ध कौशल के मामले में बाह्य संप्रदाय के इन कनिष्ठ शिष्यों की तुलना में कहीं अधिक विनाशकारी और शक्तिशाली होते थे। नील का प्रतिघात और तांत्रिक दंड। इस संपूर्ण कोलाहल और अपमानजनक वातावरण के बीच नील अत्यंत शांत और निश्चिंत मुद्रा में कमरे के एक सुदूर कोने में बैठा हुआ था। उसकी काया में तनिक भी घबराहट नहीं थी। वह एकाग्रचित होकर अपने स्फटिक के प्याले में भरी सुरा की एक एक बूंद का इत्मीनान से रसास्वादन कर रहा था। उसने तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि उसके प्याले की अंतिम बूंद समाप्त नहीं हो गई, और फिर अपनी मूकता को भंग करते हुए अत्यंत ठंडे व उपहासपूर्ण स्वर में कहा, जब आपकी बुद्धि में इस सत्य का भान पहले से ही विद्यमान है कि हम इस समय देवी काम्या के विधिक अतिथि हैं, तो फिर आपके भीतर यह हठ और बल प्रयोग करने की मूर्खता क्यों जाग रही है? यदि आपके कानों को वास्तव में उनके संगीत की इतनी ही तीव्र भूख है तो मर्यादा का पालन करते हुए इस सभा की समाप्ति के पश्चात पुनः यहाँ पदार्पण कर सकते हैं। संकेत और उसके घमंडी सहचरों ने अपने अंतर्मन में ये दृढ़ धारणा बना रखी थी कि उनके सम्मुख बैठे ये 3 श्वेत वस्त्रधारी बाह्य शिष्य उनके आंतरिक वस्त्रों की आभा देखकर साक्षात भीगी बिल्ली बन जाएंगे और उनकी हर आज्ञा का दास की भांति पालन करेंगे। आखिरकार आश्रम के विधिक नियमों के अनुसार एक आंतरिक शिष्य का स्थान सदैव बाह्य शिष्य से सर्वोच्च माना जाता था, परंतु उन्हें स्वप्न में भी यह अंदेशा नहीं था कि बाह्य संप्रदाय का ये साधारण सा दिखने वाला किशोर पलटकर उनके कुलीन अहंकार पर इस प्रकार तीक्ष्ण प्रहार करने का दुस्साहस प्रदर्शित करेगा। संकेत ने अपनी आंखों में क्रूरता की चमक लाते हुए कुटिलता से कहा, पश्चात पुनः पदार्पण करूं। ऐसा प्रतीत होता है, ओ अज्ञानी बालक, कि तुम इस स्वर्ण वायु भवन और इस संपूर्ण श्यामल साम्राज्य की सत्ता के वास्तविक स्वामियों के नाम से पुनर्तः परिचित हो। संकेत के इस खोखले अहंकार को सुनकर नील की घनी भौहें ऊपर की ओर तन गईं। उसने अत्यंत गरिमा और सहजता के साथ अपने आसन का परित्याग किया और खड़े होते हुए सीधे शब्दों में आदेश दिया, यदि ऐसी ही बात है तो अपनी इस काया को कष्ट दो, जाओ और सीधे उस वास्तविक स्वामी से वार्तालाप संपन्न करो। परंतु इस क्षण यहाँ से अविलंब बाहर निकल जाओ, यहाँ से बाहर निकल जाओ। नील की इस अभेद्य और निर्भीक आज्ञा को श्रवण करते ही संकेत के मुखमंडल के रंग उड़ गए और उसके भाव अचानक हिंसक हो उठे। यहाँ तक कि द्वार पर खड़े उसके अन्य सहचर भी इस सोच में डूब गए कि क्या उनके कानों ने किसी बाहरी शिष्य के मुख से कोई भ्रम सुन लिया है। एक अदने से बाह्य संप्रदाय के शिष्य के भीतर इतनी आध्यात्मिक शक्ति और अहंकार कहाँ से आ गया कि वह आंतरिक संप्रदाय के एक स्थापित योद्धा को इस प्रकार दुत्कार सके। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता ने तुम्हारी मृत्यु का समय निश्चित कर दिया है। आज मुझे तुम्हें तुम्हारी वास्तविक औकात स्थान का दर्शन कराना ही होगा। इतना उद्घोष करते ही संकेत ने अत्यंत क्रोध में अपनी मुट्ठियों को बांध लिया और पलक झपकते ही उसकी काया के भीतर संचित दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी, एक भयानक दबाव के साथ लहरों के रूप में बाहर उत्सर्जित होने लगी। औकात का दर्शन कराओगे? आज के इस सूर्यकाल में तुम दूसरे ऐसे अभागे पुरुष हो जिसने मुझे इस प्रकार तुच्छ धमकी देने का साहस किया है। परंतु यदि सत्य कहूं तो उस प्रथम पुरुष साकेत भार्गव की विशाल राजसी शक्ति की तुलना में तुम्हारा ये तांत्रिक अस्तित्व मेरे सम्मुख साक्षात कचरे के एक तिनके के समतुल्य भी नहीं है। नील ने अत्यंत उदासीनता के साथ अपने खाली प्याले को चंदन की मेज पर स्थापित किया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसकी भौतिक काया अचानक एक तीव्र वायु के बवंडर में परिवर्तित होकर अपनी नियत जगह से अदृश्य हो गई। उस कक्ष में उपस्थित किसी भी तांत्रिक की आंखें नील की उस अलौकिक गति को मापने में पूर्णतः असमर्थ सिद्ध हुईं। परंतु जब आगामी ही क्षण सभी की दृष्टि पुनः नील पर टिकी तो वे ये देखकर स्तब्ध रह गए कि वह साक्षात काल की भांति संकेत के ठीक सम्मुख खड़ा था। तड़ाक! अचानक संपूर्ण कक्ष में एक करारे और गूंजते हुए तमाचे की ध्वनि प्रतिध्वनित हुई। इससे पहले कि संकेत का मस्तिष्क इस अप्रत्याशित प्रहार पर कोई तांत्रिक प्रतिक्रिया दे पाता या अपनी रक्षा प्रणाली को जागृत कर पाता, उसका बायां गाल अत्यधिक तीव्र प्रहार के कारण सुर्ख लाल होकर सूज गया। जब उसके सुन्न हो चुके मस्तिष्क को इस सत्य की अनुभूति हुई कि बाह्य संप्रदाय के एक अदने से बालक ने भरी सभा में उसके मुखमंडल पर थप्पड़ जड़ दिया है, तो वह लोकलाज और क्रोध की अग्नि में पूरी तरह आग बबूला हो गया और अपनी संपूर्ण ऊर्जा समेटकर नील पर आत्मघाती हमला करने हेतु आगे बढ़ा। तड़ाक!
परंतु उसकी काया अपनी जगह से 1 इंच भी हिल पाती उससे पूर्व ही नील के दाहिने हाथ ने हवा को चीरते हुए उसके दूसरे गाल पर एक और विनाशकारी तमाचा जड़ दिया। नीच प्राणी, मैं आज अपने हाथों से तुम्हारे प्राणों का अंत कर दूंगा। संकेत नील के इस मूक अपमान और प्रहारों के कारण मानसिक रूप से पूरी तरह विक्षिप्त होने की कगार पर पहुंच गया था। तड़ाक तड़ाक तड़ाक, परंतु नील के पास उसकी उन खोखली धमकियों का उत्तर देने हेतु शब्दों का सर्वथा अभाव था। उसने अत्यंत शीतलता के साथ अपने हाथों की गति को और तीव्र कर दिया और संकेत के मुखमंडल पर थप्पड़ों की एक अविरल झड़ी लगा दी, जिससे उसकी वाणी उसके कंठ में ही घुट कर रह गई। संकेत के पीछे द्वार पर खड़े उन अन्य आंतरिक शिष्यों के चेहरे क्रोध और लज्जा के कारण काले पड़ चुके थे। अपने साथी की इस प्रकार दुर्दशा होते देख उन्होंने सामूहिक रूप से नील पर जानलेवा आक्रमण करने का सामूहिक विधिक निर्णय लिया। परंतु इससे पूर्व कि वे अपनी काया के भीतर स्थित अनाहत चक्रों से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को संघनित कर कोई तांत्रिक मुद्रा बना पाते, नील की परछाई उनके बीच से गुजरी और पलक झपकते ही उन सभी की छातियों पर एक एक वज्र के समान भारी मुक्का पड़ चुका था। यद्यपि नील के वे मुक्के देखने में अत्यंत साधारण और सहज प्रतीत हो रहे थे, परंतु वास्तव में वे उसकी काया में प्रवाहित होने वाली परम शक्तिशाली नकारात्मक आध्यात्मिक शक्ति, नेगेटिव स्पिरिचुअल एनर्जी और उसके अद्वितीय असुर दैवीय मुष्टिका एसुरा डिवाइन फिस्ट की तांत्रिक विधा से संचालित थे, जिसके कारण उनका प्रभाव साक्षात किसी पर्वत के प्रहार के समतुल्य था। जिन जिन आंतरिक योद्धाओं की छाती पर नील के उन मुक्कों का स्पर्श हुआ, वे सभी रक्त की उल्टियां करते हुए उस कक्ष की नक्काशीदार नाजुक काष्ठ खिड़कियों को तोड़कर सीधे बाहर हवा में उड़ गए और स्वर्ण वायु भवन की सबसे निचली मंजिल के पाषाण धरातल पर जा गिरे। उसी क्षण नील की देह एक बार फिर वायु की गति से घूमी और वह पुनः थप्पड़ों से बेहाल हो चुके संकेत के सम्मुख प्रकट हो गया। इधर नील के निरंतर प्रहारों के कारण संकेत का सिर पूरी तरह चक्राकार घूम रहा था और उसकी आंखों के सम्मुख अंधकार छा चुका था। उसे इस सत्य का लेशमात्र भी ज्ञान नहीं था कि उसके पीछे खड़े उसके परम शक्तिशाली सहचरों को नील ने कुछ ही क्षणों में गाजर मूली की भांति पीटकर भवन से बाहर फेंक दिया है। अतः वह अभी भी अपने उसी कुलीन मद में नील की ओर उंगली उठाकर दहाड़ा। ओ आंतरिक संप्रदाय के वीर भाइयों, उठो और इस बदजात नीच बाह्य शिष्य की काया के टुकड़े टुकड़े करके श्यामल साम्राज्य की चीलों को खिला दो। नील के ठीक पीछे सुरक्षित खड़े अनुरुद्ध और शिवेंद्र ने अत्यंत चतुर, व्यंग्यात्मक और उपहासपूर्ण भावों से संकेत की उस मूर्खतापूर्ण दहाड़ को देखा। जब संकेत को वातावरण में एक अजीब सी खामोशी की अनुभूति हुई और उसने देखा कि उसकी आज्ञा के पश्चात भी कोई भी योद्धा नील की गर्दन काटने आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसने अत्यंत संशय के साथ अपनी ग्रीवा घुमाई और पीछे के दृश्य को निहारा। द्वार का वह संपूर्ण स्थान पूरी तरह सूना था, उसके सभी साथी वहां से अदृश्य हो चुके थे। पीछे की उस भयावह वास्तविकता और खिड़कियों के टूटे हुए विन्यासों को देखते ही संकेत के मुखमंडल का संपूर्ण रक्त सूख गया। इस क्षण उसके भीतर के अहंकारी तांत्रिक ने यह भली भांति स्वीकार कर लिया कि सफेद वस्त्रों में सुसज्जित यह सामने खड़ा युवक कोई साधारण बाह्य शिष्य नहीं, बल्कि उसकी कल्पना की सीमाओं से परे एक परम शक्तिशाली और संहारक योद्धा है। परंतु अफसोस, प्रकृति के विधिक नियमों के अनुसार उसे इस सत्य को समझने में अत्यधिक विलंब हो चुका था। इतनी अल्प अवधि में ही न केवल उसके संपूर्ण गुट की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल चुकी थी, बल्कि जो शारीरिक दंड उसे प्राप्त हुआ था वह उसकी आत्मा को कंपाने के लिए पर्याप्त था। क्या तुम्हारे भीतर इतनी चेतना अवशिष्ट है कि तुम स्वयं अपने पगों के बल पर इस पवित्र कक्ष से बाहर चले जाओ, अथवा मैं तुम्हारी इस अपवित्र काया को घसीटते हुए इस भवन की प्राचीर से नीचे फेंक दूं? नील ने अपनी बर्फीली आंखों से देखते हुए अत्यंत ठंडे स्वर में प्रश्न किया। तुम्हारी यह हिम्मत? संकेत का तांत्रिक दिमाग इस समय पूरी तरह से सुन्न और चेतना विहीन हो चुका था और भय के अतिरेक के कारण उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने प्राणों की रक्षा हेतु क्या शब्द कहे। बूम! उसके मुख से किसी सार्थक प्रतिक्रिया का अभाव देखकर नील ने तनिक भी समय नष्ट नहीं किया। उसने अपने पैर को हवा में उठाया और संकेत की छाती पर एक जोरदार लात जमा दी। संकेत की काया गेंद की भांति घूमती हुई दूसरी मंजिल की सीढ़ियों से लुढ़कते हुए सीधे सबसे नीचे की मंजिल के गंदे फर्श पर जा गिरी। तत्पश्चात नील अत्यंत सहजता के साथ वापस अपने नियत आसन पर आ गया और जैसे ही उसने स्फटिक के खाली प्याले में पुनः सुरा भरने हेतु अपना हाथ बढ़ाया, उसके बगल में खड़े स्वर्ण वायु भवन के मुख्य सेवक ने अत्यंत आदर के साथ चंदन के घड़े को अपने हाथों में उठा लिया और नील के प्याले में मदिरा की धार प्रवाहित करने लगा। परम पूजनीय अतिथि महोदय, कृपया इस तुच्छ कार्य को संपन्न करने का दायित्व दासों को प्रदान करें। आपको अपनी इस दिव्य काया को कष्ट देने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। स्वर्ण वायु भवन के समस्त कर्मचारियों और सेवकों ने जब अपनी आंखों से नील द्वारा संकेत और उसके दुष्ट साथियों को प्राप्त हुए उस ऐतिहासिक तांत्रिक दंड को देखा तो उनके हृदयों में हर्ष का सागर उमड़ पड़ा। इसकी मूल वजह यह थी कि संकेत स्वभाव से अत्यंत नीच और शांतिप्रिय स्थानों पर हुड़दंग व परेशानियां पैदा करने का आदी था। वह जब भी इस भवन की दीर्घाओं में कदम रखता था तो अपनी कुलीन सत्ता के बल पर कोई न कोई तमाशा अवश्य खड़ा करता था, जिसके कारण संपूर्ण स्टाफ उससे अत्यधिक तंग आ चुका था। परंतु एक अमीर अतिथि और आंतरिक संप्रदाय का योद्धा होने के कारण उन कनिष्ठ सेवकों के भीतर कभी इतना साहस जागृत नहीं हो सका कि वे उसके विरुद्ध कोई आवाज उठा सकें।
परंतु आज उन अभागे बेवकूफों ने एक परम शक्तिशाली और गलत महायोद्धा को उकसाने की भयानक भूल कर दी थी, जिसके परिणामस्वरूप इस श्वेत पोशाकधारी शिष्य ने उन्हें जीवन भर न भूलने वाला पाठ पढ़ा दिया था। तथापि चाहे वे भवन के सेवक हों, नृत्य करने वाली लघु कन्याएं हों, या फिर स्वयं सर्वोपरि गायिका काम्या, उन सभी के अंतर्मन के किसी गुप्त कोने में एक गहरा संदेह और विस्मय हिलोरे ले रहा था। शाही राजधानी के केंद्र में निवास करने के कारण वे भली भांति सप्तसिंधु आश्रम के आंतरिक विधिक नियमों और उनकी श्रेणियों से अनभिज्ञ नहीं थे। वे श्वेत वस्त्रधारी बाह्य शिष्यों की निर्बलता और कृष्ण वस्त्रधारी आंतरिक शिष्यों की अभेद्य तांत्रिक शक्तियों के बीच के अंतर से पूर्णतः अवगत थे। परंतु आज उनकी आंखों के सम्मुख जो इतिहास रचा गया था, उसकी उन्होंने अपने जीवन के किसी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। इतिहास के पन्नों में ऐसा कैसे संभव हो सकता था कि बाह्य संप्रदाय का एक साधारण सा श्वेत वस्त्रधारी बालक आंतरिक संप्रदाय के कई महावीर योद्धाओं को तिनके की भांति पीटकर खिड़की से बाहर फेंक दे। यद्यपि वे सभी विस्मय के सागर में डूबे हुए थे, फिर भी नील के उस अभेद्य और शांतोष को देखकर किसी के भीतर भी उससे कोई प्रश्न पूछने का दुस्साहस जागृत नहीं हुआ। वैसे भी नील के इस साहसिक कदम के कारण उन्हें उस प्रताड़ना से राहत की सांस लेने का एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ था। उनका ये दृढ़ विश्वास बन चुका था कि इस भयंकर कुटाई के पश्चात संकेत भविष्य में इस भवन में कदम रखने से पूर्व 100 बार अवश्य सोचेगा। अनुरुद्ध का विस्मय और भावी योजना। इसके विपरीत नील के साथ आए उसके दोनों परम मित्र अनुरुद्ध और शिवेंद्र के मस्तिष्कों में आश्चर्य का बवंडर कहीं अधिक तीव्र था। यद्यपि इससे पूर्व के कालखंड में उन्होंने नील को अंबर दल की विधिक प्रतियोगिता के दौरान बड़े बड़े महावीर योद्धाओं को धूल चटाते हुए देखा था। उसने अकेले अपने बाहुबल से गरुड़द्वार आश्रम की सत्ता को नष्ट किया था और अंततः कुशाग्र जैसे एक स्थापित और भयंकर महावीर योद्धा को भी पराजित करने का गौरव अर्जित किया था। परंतु उस ऐतिहासिक युद्ध के समय नील को कुशाग्र की तांत्रिक रक्षा प्रणाली को भेदने हेतु अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़ी थी और अत्यधिक श्रम करना पड़ा था। परंतु आज नील ने बिना किसी विशेष प्रयास के अत्यंत सहजता से अकेले ही आंतरिक संप्रदाय के कई स्थापित योद्धाओं को भीगी बिल्ली की भांति मारकर भगा दिया था। वे सभी आंतरिक शिष्य विधिक रूप से महावीर योद्धा, महावीर वॉरियर की श्रेणी में आते थे, परंतु नील के उस अलौकिक वेग के सम्मुख वे साक्षात मिट्टी के पुतलों से अधिक कुछ सिद्ध नहीं हुए। क्या आश्रम की इन कुछ ही दिनों की अल्पावधि के भीतर नील की आंतरिक आत्मिक शक्ति और युद्ध कौशल में इतनी असीम वृद्धि संपन्न हो चुकी थी? अनुरुद्ध और शिवेंद्र ने एक दूसरे के मुखमंडल की ओर देखा और दोनों की आंखों में एक समान विस्मय और भय के भाव परिलक्षित हो रहे थे। यदि नील की तांत्रिक प्रगति इसी तीव्र गति से आगे बढ़ती रही तो वह भविष्य के गर्भ में कितना भयानक और अदम्य योद्धा बनकर उभरेगा, इसकी कल्पना करना भी असंभव था। वास्तविक तांत्रिक धरातल पर देखा जाए तो जब नील ने अपने अनाहत चक्र को जागृत कर अर्ध महावीर योद्धा की श्रेणी में प्रवेश किया था तो उसकी भौतिक ताकत में केवल सामान्य सुधार ही हुआ था, बल्कि उसकी इस असीम और विनाशकारी शक्ति का मुख्य कारण ये था कि नील की काया के भीतर संचित होने वाली वह साधारण आध्यात्मिक ऊर्जा अब पूरी तरह से नकारात्मक आध्यात्मिक शक्ति, नेगेटिव स्पिरिचुअल एनर्जी के एक अत्यंत शुद्ध और गाढ़े रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। और उसके साथ ही उसके द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली असुर दैवीय मुष्टिका साक्षात एक उच्च दैवीय श्रेणी डिवाइन ग्रेड की परम गुप्त साधना तकनीक थी, जिसके कारण उससे उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा किसी भी सामान्य तांत्रिक की तुलना में कहीं अधिक सघन, भारी और विनाशकारी सिद्ध होती थी। परंतु इन गूढ़ तांत्रिक रहस्यों से अज्ञानी अनुरुद्ध और शिवेंद्र केवल एक गहरी आह भरकर ही रह सकते थे। वे भी उसी आश्रम के बाह्य शिष्य थे, परंतु उनकी साधना की गति साक्षात किसी घोंघे की धीमी चाल के समतुल्य थी, जो नील के इस सूर्य जैसे वेग के सम्मुख अत्यंत बौनी प्रतीत हो रही थी। संकेत और उसके पराजित सहचरों के उस स्थान से विदा होने के पश्चात वातावरण पुनः सुगम हो गया। गायिका काम्या ने अतिथियों के सम्मान में कुछ और मधुर राग गाए और उन सभी ने स्वर्णवायु भवन के कई दुर्लभ व स्वादिष्ट व्यंजनों का छक्कर आनंद उठाया। सभा की विधिक समाप्ति के पश्चात नील ने स्वर्ण भवन का संपूर्ण राजसी शुल्क चुकाया और फिर काम्या के सौंदर्य व गरिमा की ओर देखा। उसने अत्यंत शिष्टता से अपनी भंडारण अंगूठी से 2 अतिरिक्त शुद्ध आध्यात्मिक पत्थर निकाले और पुरस्कार स्वरूप अध्याय 110 बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताय। बाह्य परिधान और आंतरिक उपेक्षा। शाही राजधानी के केंद्र में स्थापित सहस्त्र हथियार संग्रह इस संपूर्ण जादुई बाजार का सबसे विशाल, प्रतिष्ठित और समृद्ध शस्त्र भंडार था। यद्यपि नील के व्यवहारिक मस्तिष्कों में ये सत्य भली भांति जागृत था कि यह अनिवार्य नहीं कि इतनी भव्य और विशाल दुकानों पर ही उत्तम कोटि के अस्त्र प्राप्त हो सकें। कई बार संप्रदाय की संकरी गलियों के छोटे लोहार भी चमत्कारी शस्त्रों का निर्माण कर देते थे। परंतु इस क्षण नील का तात्कालिक लक्ष्य किसी एक अलौकिक अस्त्र की खोज करना नहीं, बल्कि अत्यंत भारी मात्रा में साधारण नश्वर श्रेणी के हथियार एकत्रित करना था। इस विशिष्ट प्रयोजन हेतु सहस्त्र हथियार संग्रह से अधिक उपयुक्त स्थान संपूर्ण राजधानी में दूसरा कोई नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ एक ही छत के नीचे शस्त्रों का असीम भंडार विधिक रूप से उपलब्ध था। जैसे ही नील ने उस विशाल भवन के मुख्य द्वार की चौखट को पार कर भीतर कदम रखा, उसकी आंखों के सम्मुख विभिन्न आकारों, धातुओं और विन्यासों के अस्त्रों का एक अनंत संसार प्रकट हो गया।
प्राचीर की दीवारों और चंदन के विशाल काउंटरों पर कहीं स्वर्ण आभा से चमकती भारी कुल्हाड़ियां सुशोभित थीं, कहीं गहरे हरे रंग के तीक्ष्ण व लंबे भाले अपनी संहारक क्षमता का प्रदर्शन कर रहे थे, तो कहीं एक कोने में रखी विशालकाय तलवार अपनी प्राचीन धातुओं के प्रभाव से साक्षात लाल वर्ण के तप्त वेग को परिलक्षित कर रही थी। नील की तीक्ष्ण और पारखी दृष्टि केवल उन अस्त्रों को टटोल रही थी जो तांत्रिक विधिक रूप से नश्वर श्रेणी मॉर्टल ग्रेड के अंतर्गत आते थे। नील को उस विशाल शस्त्र भंडार की भव्य दीर्घाओं में विचरण करते हुए एक लंबा कालखंड व्यतीत हो चुका था, परंतु कौतुक की बात यह थी कि वहां उपस्थित दर्जनों सेवकों और कर्मचारियों में से किसी एक ने भी उसके समीप आकर उसकी आवश्यकता अथवा अभिलाषा के विषय में पूछने का तनिक भी प्रयास नहीं किया। इस घोर उपेक्षा का सबसे प्रमुख और विधिक कारण नील की काया पर सुशोभित सप्त सिंधु आश्रम के बाह्य संप्रदाय के श्वेत वस्त्र थे। उस वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में कार्य करने वाले सेवक मानव स्वभाव और धन की विधा में अत्यंत चतुर व पारखी थे। उनके अनुभवों के अनुसार अधिकांश बाह्य शिष्य अत्यंत कनिष्ठ श्रेणी के होते थे जो निकट भूतकाल में ही आश्रम की प्राथमिक विधाओं से जुड़े होते थे। फलस्वरूप उनके पास भारी मात्रा में शुद्ध आध्यात्मिक पत्थरों स्पिरिचुअल स्टोन्स का सर्वथा अभाव होता था कि वे इन मूल्यवान अस्त्रों को क्रय करने का साहस कर सकें। यही कारण था कि नील के श्वेत परिधानों को देखकर किसी भी कर्मचारी ने उस महायोद्धा में तनिक भी व्यावसायिक रुचि प्रदर्शित नहीं की। जब प्रतीक्षा की घड़ियां अत्यधिक लंबी हो गईं, तब जाकर कोने में खड़े एक कनिष्ठ कर्मचारी की दृष्टि नील पर पड़ी। इस समय संयोगवश उस कर्मचारी के सम्मुख कोई अन्य कुलीन या धनाढ्य ग्राहक उपस्थित नहीं था, जिसके कारण विवश होकर और अत्यंत अनिच्छापूर्वक उसे नील के पगों की ओर बढ़ना पड़ा। यद्यपि उसके अंतर्मन में एक बाह्य शिष्य के प्रति आदर का भाव शून्य था, परंतु प्रतिष्ठान की विधिक नियमावली के भय से उसने अपने अधरों पर एक कृत्रिम शिष्टता ओढ़ रखी थी। हे नवागंतुक अतिथि, आप इस सहस्त्र हथियार संग्रह से किस विशिष्ट विधा का अस्त्र क्रय करने की अभिलाषा रखते हैं? हमारे इस भव्य संग्रह में आपकी प्रत्येक तांत्रिक आवश्यकता को पूर्ण करने वाले अस्त्र प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। उस सेवक को प्रतिदिन लगभग सैकड़ों बार इन्हीं विधिक शब्दों की आवृत्ति करनी पड़ती थी, अतः बिना किसी आंतरिक उत्साह के भी उसके मुख से ये शब्द अत्यंत सधे हुए स्वर में प्रवाहित हुए। नील ने मौन रहकर अपनी ग्रीवा हिलाई, काउंटरों पर सजे अस्त्रों का पुनः विहंगम अवलोकन किया और अत्यंत शांत स्वर में कहा, इस बाहरी कक्ष में मुझे केवल अत्यंत साधारण और निम्न श्रेणी के नश्वर हथियार ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आपके इस विशाल शस्त्र संग्रह में उच्च श्रेणी के नश्वर हथियार हाई ग्रेड मॉर्टल वेपन्स किस गुप्त स्थान पर सुरक्षित रखे गए हैं? उच्च श्रेणी के नश्वर हथियार। नील के मुख से इन विशिष्ट शब्दों को श्रवण करते ही उस कर्मचारी की आंखें विस्मय से संकुचित हो गईं और उसने नील की काया का सिर से लेकर पैर तक पुनः अत्यंत सूक्ष्मता से परीक्षण किया। वह सेवक वाणिज्यिक विधाओं में अत्यंत चतुर पुरुष था, अतः उसने तत्क्षण अपने मुख से कोई अनावश्यक या अपमानजनक प्रश्न पूछने की भूल नहीं की। यद्यपि उसके आंतरिक संशय ये गवाही दे रहे थे कि श्वेत वस्त्रधारी यह साधारण बालक उच्च श्रेणी के मूल्यवान अस्त्रों का वित्तीय भार उठाने में सर्वथा असमर्थ सिद्ध होगा, परंतु वह इस सत्य से भी भली भांति परिचित था कि शाही राजधानी के कई परम शक्तिशाली कुलीन परिवारों के उत्तराधिकारियों को समाज में अपनी पहचान गुप्त रखने हेतु अत्यंत साधारण परिधान धारण करने का कौतुक पसंद होता था। अतः वह बिना सत्य जाने नील का सार्वजनिक अनादर करने का आत्मघाती जोखिम मोल नहीं लेना चाहता था। कुछ क्षणों तक अपने अंतर्मन में विचारों का मंथन करने के पश्चात उस कर्मचारी ने अपने मुखमंडल के भावों को बदला और अधरों पर एक कृत्रिम व कूटनीतिक मुस्कान लाते हुए कहा, परम आदरणीय अतिथि, इस बाह्य दीर्घा में उच्च श्रेणी के अस्त्रों को प्रदर्शित नहीं किया जाता। यदि आपकी अभिलाषा उन्हें ही टटोलने की है तो कृपया मेरे पगों का अनुसरण करते हुए अंतःपुर की ओर प्रस्थान करें। नील ने सहमति में सिर हिलाया और उस सेवक के पीछे चलते हुए सहस्त्र हथियार संग्रह के सबसे सुरक्षित और आंतरिक हिस्से में प्रविष्ट हो गया। अप्रमाणित धातु और 20,000 पत्थरों का प्रस्ताव। उस शस्त्र भंडार का आंतरिक भाग अत्यंत भव्य, विशाल और गोलाकार कक्ष के रूप में निर्मित था। उस कक्ष की पाषाण प्राचीरों पर चारों ओर अत्यंत कलात्मक विन्यास में हथियारों को श्रेणियों के अनुसार सजाया गया था, जहां क्रमशः निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी और अंततः सबसे सुरक्षित कोनों में उच्च श्रेणी के नश्वर हथियार अपनी तीक्ष्ण आभा बिखेर रहे थे। हे अतिथि, ये हमारे इस सहस्त्र हथियार संग्रह के सबसे विशिष्ट उच्च श्रेणी के नश्वर हथियार हैं, परंतु तांत्रिक नियमों के अंतर्गत इन अस्त्रों को साम्राज्यीय लोहार संस्था ब्लैकस्मिथ गिल्ड द्वारा आधिकारिक रूप से प्रमाणित नहीं किया गया है। उस कर्मचारी ने अत्यंत तत्स्थता के साथ उन शस्त्रों का विधिक परिचय प्रस्तुत किया। नील ने उन चमचमाते अस्त्रों के समीप जाकर अपनी तांत्रिक चेतना को जागृत किया तो उसने तत्क्षण वही सत्य अनुभव किया जिसका उल्लेख उस सेवक ने किया था। ये हथियार अपनी धातु और विन्यास के मामले में निसंदेह उच्च श्रेणी के ही थे, परंतु संस्था के विधिक प्रमाणीकरण की मुहर से सर्वथा वंचित थे। वास्तविक तांत्रिक धरातल पर उच्च श्रेणी के नश्वर अस्त्रों के भीतर भी दो स्पष्ट विधाएं कार्य करती थीं, प्रमाणित सर्टिफाइड और अप्रमाणित अनसर्टिफाइड। इन दोनों श्रेणियों की आंतरिक गुणवत्ता और तांत्रिक ऊर्जा संचयन की क्षमता में एक अत्यंत विशाल अंतर विद्यमान होता था।
उदाहरण के लिए, नील को अतीत में अघोरा के माध्यम से जो उच्च श्रेणी का प्रमाणित नश्वर अस्त्र प्राप्त हुआ था, उससे वह अपनी गुप्त साधना विधा के द्वारा देवमूल सार डेटी रूट एसेंस की केवल 5 से 6 बूंदें ही निष्कासित करने में सफल हो सका था। परंतु इसके विपरीत जब उसने खोपड़ी बंधुओं के उन अप्रमाणित व विचित्र लघु खंजरों को पिघलाया था, तो उसे अप्रत्याशित रूप से पूरे 15 बूंदों की प्राप्ति हुई थी। नील ने जब अपनी पारखी दृष्टि से उन अस्त्रों का तांत्रिक निरीक्षण किया, तो उसे भान हुआ कि ये हथियार उच्च श्रेणी के सर्वोच्च मानकों से तनिक दूरी पर थे। यद्यपि ये शस्त्र शुद्धता के कड़े मानकों पर पुनर्तः खरे नहीं उतरते थे, फिर भी नील के अंतर्मन में तनिक भी निराशा का भाव जागृत नहीं हुआ। उसकी गणना के अनुसार यदि इन अप्रमाणित हथियारों में से प्रत्येक से उसे औसतन 5 बूंदें भी प्राप्त हो जाती, तो भी उसका गुप्त तांत्रिक प्रयोजन अत्यंत सुगमता से सिद्ध हो सकता था। इस समय आपके इस संपूर्ण सहस्त्र हथियार संग्रह में कुल कितने उच्च श्रेणी के अप्रमाणित नश्वर हथियार अवशिष्ट हैं? नील ने अपनी दृष्टि को अस्त्रों पर टिकाए रखते हुए सीधे शब्दों में प्रश्न किया। जब उस कर्मचारी ने नील के मुख से इस प्रकार का विचित्र प्रश्न श्रवण किया, तो उसके अंतर्मन में गहरे संदेह की तरंगें हिलोरें लेने लगीं। सामान्य नियमों के अनुसार कोई भी योद्धा अपने निजी युद्ध कौशल और शारीरिक बनावट के अनुकूल केवल 1 या 2 अस्त्र ही क्रय करना चाहता है। फिर इस साधारण बाह्य शिष्य को दुकान में उपलब्ध समस्त अस्त्रों की कुल संख्या से क्या प्रयोजन हो सकता था? परंतु व्यावसायिक मर्यादा का पालन करते हुए उसने अपने धैर्य को बनाए रखा। उसने अपनी भंडारण मंजूषा से वर्तमान विधिक वस्तु सूची इन्वेंटरी निकाली, कुछ क्षणों तक उसके अंकों का सूक्ष्मता से मिलान किया और फिर अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हमारे इस संग्रह के बही खाते के अनुसार इस क्षण उच्च श्रेणी की 36 तलवारें, 32 भारी हथौड़े, 18 संहारक परशु, 26 तीक्ष्ण चाकू तथा 100 से अधिक अन्य विभिन्न विधाओं के अस्त्र सुरक्षित हैं, जिनकी कुल विधिक संख्या 223 निश्चित है। यह विवरण सुनकर नील के अधरों पर एक मूक संतुष्टि की रेखा उभर आए और उसने सहमति में अपनी ग्रीवा को हिलाया। यद्यपि इन उच्च श्रेणी के नश्वर अस्त्रों का मूल्य उनकी धातुओं और आकारों के आधार पर भिन्न भिन्न होना निश्चित था, परंतु यदि एक सामान्य कूटनीतिक गणना की जाए, तो इस प्रकार का एक अप्रमाणित उच्च श्रेणी का अस्त्र बाजार में औसतन 100 शुद्ध आध्यात्मिक पत्थरों की विधिक कीमत पर सहर्ष बेचा जा सकता था। हे अतिथि, मैंने संपूर्ण विवरण प्रस्तुत कर दिया है। अब कृपा करके ये स्पष्ट करें कि आप अपनी साधना हेतु इनमें से किस विशिष्ट शस्त्र का चयन करना स्वीकार करेंगे। कर्मचारी ने अपने घटते हुए धैर्य को किसी प्रकार बांधते हुए पुनः प्रश्न किया। 223 उच्च श्रेणी के नश्वर अस्त्र। मेरी चेतना ये कहती है कि मैं इन समस्त 223 अस्त्रों को एक साथ इसी क्षण क्रय करना चाहता हूँ। नील ने अपनी आंखों में एक अभेद्य उदासीनता लाते हुए अत्यंत सहज भाव से घोषणा कर दी। क्या? नील के मुख से इस अकल्पनीय सत्य को श्रवण करते ही उस कर्मचारी के पैरों तले की धरती खिसक गई और वह स्तब्ध होकर सोचने लगा कि कहीं तीव्र वायु के वेग के कारण उसके कानों को किसी महाभ्रम की अनुभूति तो नहीं हुई है। वह एक अत्यंत कनिष्ठ श्रेणी का वेतनभोगी कर्मचारी था, जिसका मासिक वित्तीय पारिश्रमिक अपेक्षाकृत बहुत कम निश्चित था। परंतु संस्था के विधिक नियमों के अनुसार वे जो भी हथियार बेचते थे, उसकी कुल धनराशि का एक निश्चित लघु अंश कमीशन उन्हें पारितोषिक के रूप में प्रदान किया जाता था। यही कारण था कि वहां के समस्त सेवक सदैव इसी चेष्टा में लीन रहते थे कि वे बड़े ग्राहकों को अधिक से अधिक मूल्यवान अस्त्र बेच सके ताकि उनका व्यक्तिगत पारितोषिक बढ़ सके। परंतु व्यापारिक इतिहास गवाह था कि कोई भी शक्तिशाली योद्धा इस सहस्त्र हथियार संग्रह से अपनी आवश्यकता के अनुसार केवल 1 या 2 शस्त्र ही क्रय करता था। अत्यंत दुर्लभ अवसरों पर ही कुछ संपन्न सेनापति 3 या 4 हथियारों का विनिमय करते देखे गए थे। परंतु आज उसके सम्मुख खड़ा ये श्वेत वस्त्रधारी बालक दुकान के समस्त उच्च श्रेणी के अस्त्रों को एक साथ समेटने की बात कर रहा था। क्या इसका मानसिक संतुलन पुनर्तः विलीन हो चुका था या ये साक्षात किसी उन्माद रोग का शिकार था? अतिथि, मर्यादा की सीमाओं में रहकर बात करें। इस प्रकार का हास्यप्रद परिहास इस पवित्र शस्त्रशाला में सर्वथा वर्जित है। क्या आपके मस्तिष्कों के विन्यासों में इस सत्य का लेशमात्र भी अनुमान है कि इन समस्त उच्च श्रेणी के नश्वर अस्त्रों का कुल विधिक मूल्य कितना भयानक हो सकता है? उस कर्मचारी के मुखमंडल के भाव धीरे धीरे अत्यंत विकृत और उग्र होने लगे थे। उसे अब पूर्ण विश्वास हो चुका था कि उसके सम्मुख खड़ा ये श्वेत वस्त्रधारी युवक साक्षात कोई विक्षिप्त प्राणी है जो उसका बहुमूल्य समय नष्ट कर रहा है। यदि प्रत्येक अस्त्र का औसतन मूल्यांकन 100 आध्यात्मिक पत्थरों के विधिक आधार पर किया जाए, तो इस संपूर्ण भंडार की कुल धनराशि लगभग 20,000 शुद्ध आध्यात्मिक पत्थरों के समतुल्य होनी निश्चित है। क्या मेरी यह विधिक गणना सत्य की कसौटी पर खरी है? नील ने अपने अधरों पर एक अत्यंत सूक्ष्म व रहस्यमयी मुस्कान लाते हुए उत्तर दिया। 20,000 से अधिक शुद्ध आध्यात्मिक पत्थर। यह कोई साधारण धनराशि नहीं थी। यहाँ तक कि इस विशाल और समृद्ध सहस्त्र हथियार संग्रह के दैनिक बही खाते के लिए भी यह एक अत्यंत विशाल और ऐतिहासिक वित्तीय आंकड़ा स्वीकार किया जाता था। इस भव्य शस्त्रशाला में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में कुलीन ग्राहक आते थे, परंतु उनमें से अधिकांश केवल निम्न श्रेणी और मध्यम श्रेणी के नश्वर हथियारों का ही विनिमय करते थे।
इसके कारण उनके संपूर्ण मास महीने का कुल व्यापारिक लेन देन भी बमुश्किल 10,000 आध्यात्मिक पत्थरों की सीमा को ही स्पर्श कर पाता था। ओ मूर्ख बालक, क्या तुम्हारी इस तुच्छ काया के भीतर इतनी वित्तीय शक्ति विद्यमान है कि तुम साक्षात 20,000 शुद्ध आध्यात्मिक पत्थरों का विधिक भुगतान कर सको? अविलंब इस पवित्र अंतःपुर से बाहर निकल जाओ। मेरे पास तुम जैसे फालतू और विक्षिप्त पुरुषों के निरर्थक प्रलापों को श्रवण करने हेतु एक भी क्षण अवशिष्ट नहीं है। वह कर्मचारी अचानक अत्यंत उग्र और क्रोध की अग्नि में लाल हो उठा। उसने केवल इसलिए नील के पास आने की पहल की थी क्योंकि अन्य किसी सेवक ने उसमें रुचि नहीं दिखाई थी, परंतु उसे स्वप्न में भी यह अंदेशा नहीं था कि उसका सामना किसी ऐसे सिरफिरे व्यक्ति से हो जाएगा जो दुकान के समस्त उच्च श्रेणी के शस्त्रों को क्रय करने का खोखला स्वांग रचेगा। क्यों? क्या आपके भीतर इस महाव्यापार को संपन्न कराने की विधिक क्षमता अवशिष्ट नहीं है? कोई बात नहीं, यदि आप मेरी इस वित्तीय सेवा में असमर्थ सिद्ध हो रहे हैं तो मैं इस भव्य प्रतिष्ठान के किसी अन्य योग्य और उच्च अधिकारी की सहायता प्राप्त करने हेतु पुनर्तः स्वतंत्र हूँ। नील ने तनिक भी विचलित हुए बिना अत्यंत शांत स्वर में कहा और काउंटर के समीप रखी एक भारी तलवार को अपने हाथों में लेकर उसकी धातु का सूक्ष्मता से परीक्षण करने लगा। तुम अंततः किसके पास जाने का दुस्साहस कर रहे हो? उस कनिष्ठ सेवक ने जब नील को अत्यंत निर्भीकता के साथ प्रतिष्ठान के मुख्य प्रशासनिक विंग की ओर बढ़ते देखा तो उसकी आंखें क्रोध और संशय के कारण संकुचित हो गईं और वह पैर पटकते हुए वहां से दूर हट गया। स्वर्ण सदस्य पत्रक और प्रबंधक का कायाकल्प। नील के अधरों पर अभी भी वही अभेद्य और शीतल मुस्कान तैर रही थी। वह बिना किसी हिचकिचाहट या संकोच के सीधे मुख्य वित्तीय काउंटर की ओर बढ़ गया। वहां भूरे रंग के अत्यंत कुलीन और राजसी परिधानों से सुसज्जित एक अधेड़ उम्र का गंभीर पुरुष विराजमान था, जिसके तीक्ष्ण मस्तिष्कों पर संपूर्ण सहस्त्र हथियार संग्रह के आय व्यय और वित्तीय लेखा जोखा को प्रबंधित करने का विधिक उत्तरदायित्व था। क्या आप ही इस सहस्त्र हथियार संग्रह के मुख्य विधिक प्रभारी मैनेजर हैं? नील ने काउंटर के समीप पहुंचकर अत्यंत गरिमापूर्ण स्वर में प्रश्न किया। उस अधेड़ उम्र के मुख्य लेखाकार ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए ऊपर की ओर देखा और जब उसकी दृष्टि नील के श्वेत वस्त्रों पर पड़ी तो उसने अत्यंत संक्षिप्त व गंभीर स्वर में पूछा, हाँ, मैं ही इस स्थान का मुख्य प्रबंधक हूँ। प्रकट करें, आपको मुझसे किस विशिष्ट विधिक कार्य हेतु मिलना हुआ है? उस प्रबंधक ने भी प्राथमिक रूप से नील के बाह्य श्वेत परिधानों को देखकर उसे अत्यंत साधारण श्रेणी का बाह्य शिष्य ही स्वीकार किया था, क्योंकि इस व्यावसायिक संसार में ग्राहकों की वास्तविक सत्ता का मूल्यांकन प्रथम दृष्टया उनके वस्त्रों की आभा से ही निश्चित होता था। परंतु आगामी ही पल नील ने तनिक भी समय नष्ट किए बिना अपनी उंगलियों के सूक्ष्म वेग से देवनिधि कोषागार गॉड्स ट्रेजरी का वह परम दुर्लभ और अत्यंत प्रतिष्ठित स्वर्ण सदस्य पत्रक गोल्डन मेंबरशिप कार्ड बाहर निकाला और अत्यंत सहजता के साथ चंदन की मेज पर स्थापित कर दिया। जैसे ही उस अधेड़ प्रबंधक की दृष्टि मेज पर रखे उस चमचमाते पत्रक पर पड़ी, उसके मुखमंडल के भावों में साक्षात एक भयानक भूकंप सा आ गया और उसकी आंखें विस्मय के अतिरेक के कारण फटी की फटी रह गईं। वह अनुभवी पुरुष उस विशिष्ट सदस्य पत्रक की तांत्रिक सत्ता और उसकी महत्ता से अत्यंत सूक्ष्मता से परिचित था, यहाँ तक कि इस विषय में उसका ज्ञान स्वयं नील के अनुमानों से कहीं अधिक व्यापक और गहरा था। साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली वित्तीय तंत्र देवनिधि कोषागार द्वारा जारी किए जाने वाले इन विशिष्ट पत्रकों की कुल 4 श्रेणियां निश्चित थीं: नीले, लाल, सफेद और अंततः सर्वोपरि सुनहरे वर्ण का पत्रक। इनमें से नील वर्ण का पत्रक अत्यंत सामान्य व्यापारियों के पास उपलब्ध होता था, जबकि लाल और श्वेत पत्रक कुलीन सेनापतियों को प्राप्त होते थे। परंतु जो स्वर्ण सदस्य पत्रक इस समय नील के हाथों में सुशोभित था, वह संपूर्ण साम्राज्य का सबसे सर्वोच्च, विशिष्ट और अभेद्य वित्तीय प्रमाण स्वीकार किया जाता था। इस स्वर्ण पत्रक की विधिक सत्ता इतनी भयानक थी कि यदि इसके धारक के व्यक्तिगत खाते में एक भी शुद्ध आध्यात्मिक पत्थर अवशिष्ट न हो तो भी वह इस पत्रक की साख के बल पर किसी भी देवनिधि कोषागार की शाखा से तत्क्षण 10,000 आध्यात्मिक पत्थर विधिक ऋण लोन के रूप में प्राप्त करने का पूर्ण अधिकारी होता था। उस प्रबंधक के व्यापारिक ज्ञान के अनुसार इस संपूर्ण श्यामल साम्राज्य की विशाल शाही राजधानी के भीतर इस अद्वितीय स्वर्ण सदस्य पत्रक को धारण करने वाले परम महापुरुषों और कुलीन स्वामियों की कुल संख्या 1,000 से अधिक नहीं थी। उस अधेड़ प्रबंधक के मस्तिष्कों के विन्यासों ने तत्क्षण यह सत्य स्वीकार कर लिया कि आज उसकी चौखट पर साक्षात कुबेर के समतुल्य कोई परम विशिष्ट और महाग्राहक पधारा है। आगामी ही पल उसके चेहरे का वह कठोर व उदासीन भाव साक्षात वसंत ऋतु की शीतल और सुखद वायु के समान पूरी तरह परिवर्तित हो गया। वह अत्यंत व्याकुलता और आदर के साथ काउंटर के पीछे से बाहर निकल आया, अपनी ग्रीवा को पूरी तरह झुकाया और अत्यंत विनीत स्वर में अनुनय करते हुए कहा, हे परम सम्मानीय तांत्रिक मित्र, कृपया इस दास के पूर्व संकोच को विस्मृत कर दें। प्रकट करें, आपकी चेतना इस सहस्त्र हथियार संग्रह से किस दिव्य धातु को क्रय करने की अभिलाषा रखती है। इन साधारण नश्वर अस्त्रों के अतिरिक्त हमारे अंतःपुर के गुप्त तहखानों में कुछ परम अलौकिक आध्यात्मिक श्रेणी के हथियार स्पिरिचुअल ग्रेड वेपन्स भी सुरक्षित रखे गए हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं दासों की भांति आपके आगे चलकर आपको उस दिव्य लोक का दर्शन करा सकता हूँ। नहीं,
नील ने अपनी दृष्टि को पुनः उन उच्च श्रेणी के अप्रमाणित नश्वर अस्त्रों की ओर मोड़ते हुए अत्यंत स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार किया, इस क्षण मेरी आध्यात्मिक साधना को केवल इन्हीं उच्च श्रेणी के नश्वर हथियारों की ही परम आवश्यकता है। ओह! नील के इस उत्तर को श्रवण करते ही उस प्रबंधक की आंखों में एक क्षण के लिए हल्की सी व्यावसायिक निराशा की रेखा कौंध गई। आखिरकार उसके अंतर्मन ने यह अनुमान लगाया था कि स्वर्ण सदस्य पत्रक का धारक यह महाग्राहक यदि कोई अत्यंत मूल्यवान आध्यात्मिक अस्त्र क्रय करता तो प्रतिष्ठान को एक ही विनिमय में भारी वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकता था। परंतु उसने मर्यादा की सीमाओं को लांघकर अपनी उस निराशा को नील के सम्मुख प्रकट करने का दुस्साहस तनिक भी नहीं किया। वह भली भांति जानता था कि यदि यह विशिष्ट ग्राहक आज के इस लघु सौदे से पुनर्तः संतुष्ट होकर लौटता है तो भविष्य के गर्भ में इस प्रतिष्ठान को उसके माध्यम से कोई अत्यंत विशाल और ऐतिहासिक व्यापारिक विनिमय प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर मिल सकता था। जैसी आपकी आज्ञा परम आदरणीय मित्र। मुझे ज्ञात नहीं कि आपने इस अंतःपुर के विशाल विन्यास में से किस विशिष्ट अस्त्र का चयन अपने हाथों हेतु स्वीकार किया है। ये संपूर्ण विन्यास। नील ने अपनी उंगली हवा में लहराते हुए काउंटरों पर सजे समस्त उच्च श्रेणी के अप्रमाणित हथियारों की ओर सीधा संकेत किया। क्या आपकी चेतना इन सम्मुख रखे 3 विशिष्ट उच्च श्रेणी के नश्वर अस्त्रों को क्रय करने का विचार कर रही है? प्रबंधक ने नील की उंगली की दिशा का अनुमान लगाते हुए प्रश्न किया। शायद आपके श्रवण तंत्र ने मेरी वाणी को पुनर्तः ग्रहण नहीं किया है। मैं केवल इन सम्मुख रखे 3 अस्त्रों की बात नहीं कर रहा, बल्कि इन तीनों के अतिरिक्त कक्ष में अवशिष्ट समस्त 220 उच्च श्रेणी के नश्वर हथियारों को भी एक साथ इसी क्षण क्रय करना चाहता हूं। नील ने अपने अधरों पर वही मूक मुस्कान बनाए रखते हुए अत्यंत शांत भाव से विस्फोट किया। उद्धरण चिन्ह। वह अधेड़ उम्र का अनुभवी प्रबंधक साक्षात पाषाण की एक जड़ मूर्ति की भांति अपनी ही जगह पर स्तंभित रह गया और कई पलों तक उसके कंठ से एक भी सार्थक शब्द प्रवाहित नहीं हो सका। उसने इस सहस्त्र हथियार संग्रह के व्यापारिक बहीखातों को प्रबंधित करते हुए अपने जीवन के कई दशक व्यतीत कर दिए थे। इस लंबे कालखंड के दौरान उसने साम्राज्य के बड़े बड़े अहंकारी योद्धाओं, लालची सौदागरों और विचित्र तांत्रिकों को अपनी आंखों से देखा था। परंतु आज उसकी आंखों के सम्मुख जो व्यावसायिक दृश्य घटित हो रहा था, वैसा अकल्पनीय कौतुक उसने अपने संपूर्ण जीवन के किसी स्वप्न में भी घटित होते नहीं देखा था। परम प्रतापी मित्र, क्या आपके ये वचन पुनर्तः सत्य की कसौटी पर आधारित हैं, अथवा आप इस वृद्ध सेवक के साथ कोई सूक्ष्म परिहास कर रहे हैं? प्रबंधक ने अत्यंत सावधानी और भय मिश्रित स्वर में प्रश्न किया। यदि उसने नील के हाथों में वह भेद्य स्वर्ण सदस्य पत्रक न देखा होता तो वह इसी क्षण अपने शक्तिशाली प्रहरियों को बुलाकर नील को धक्के मारकर बाहर फिंकवा चुका होता। परंतु वह इस अकाट्य सत्य से भली भांति परिचित था कि जिस पुरुष के हाथों में देवनिधि कोषागार का स्वर्ण पत्रक सुशोभित हो, उसके भीतर इतनी वित्तीय सामर्थ्य अवश्य संचित होती है कि वह ऐसे 200 क्या बल्कि 2000 अस्त्र भी सहर्ष एक ही पल में क्रय कर सके। मैं व्यापारिक दीर्घाओं में व्यर्थ के परिहास करने का आदी नहीं हूँ। वैसे जब मैं एक ही विनिमय में आपकी इस शस्त्रशाला के समस्त उच्च श्रेणी के नश्वर अस्त्रों को एक साथ मुक्त करा रहा हूं, तो क्या व्यावसायिक नीति के अनुसार मुझे इस महासौदे पर कुछ विशेष वित्तीय छूट डिस्काउंट प्राप्त होने का विधिक अधिकार नहीं मिलना चाहिए? नील ने कूटनीतिक चाल चलते हुए सीधे शब्दों में प्रश्न किया। साम्राज्य के व्यापारिक विधिक नियमों के अनुसार जब कोई महाग्राहक इतनी विशाल और अप्रत्याशित मात्रा में सामग्री क्रय करता था तो उसे कुल धनराशि पर विशेष रियायत प्रदान की जानी निश्चित थी। नील के इस परिपक्व व्यावसायिक प्रश्न को श्रवण करते ही प्रबंधक का रहा सहा संशय भी कपूर की भांति उड़ गया और उसे पूर्ण अध्याय 111 देवमूल सार और सर्पशल्कों का जागरण, विधिक विनिमय और कौतुक का संशय। शस्त्रशाला के भव्य अंतःपुर में 200 से अधिक उच्च श्रेणी के अप्रमाणित नश्वर अस्त्रों को अत्यंत विधिक रूप से एक विशाल पंक्ति में सजा दिया गया था। दूसरी ओर भूरे वस्त्रों से सुसज्जित अधेड़ उम्र का मुख्य प्रबंधक अत्यंत एकाग्रता के साथ अपनी स्वर्ण लेखनी से उन समस्त हथियारों के विधिक मूल्यों की गणना करने में व्यस्त था। हे सम्मानीय अतिथि, इस विन्यास में कुल 220 उच्च श्रेणी के नश्वर अस्त्र विद्यमान हैं। बाजार के विधिक नियमों के अनुसार मैंने प्रत्येक अस्त्र का औसतन मूल्य 100 शुद्ध आध्यात्मिक पत्थरों के आधार पर आकलित किया है, जिसके अनुसार इस संपूर्ण महासौदे की कुल धनराशि 22,000 आध्यात्मिक पत्थर निश्चित होती है। प्रबंधक ने गणना की समाप्ति पर नील की ओर देखते हुए विनम्रतापूर्वक कहा। तत्पश्चात उसने अपने अधरों पर एक अत्यंत कूटनीतिक मुस्कान लाते हुए आगे कहा, परंतु चूंकि आप इतनी विशाल और अभेद्य मात्रा में एक साथ शस्त्र क्रय कर रहे हैं, इसलिए हमारी संस्था सहस्त्र हथियार संग्रह अपनी व्यावसायिक नीति के अंतर्गत आपको कुल मूल्य पर पूरे 10% की विशेष विधिक छूट प्रदान करती है। इस रियायत के पश्चात आपको केवल 20,000 शुद्ध आध्यात्मिक पत्थरों का ही वित्तीय भुगतान करना होगा। क्या आपकी चेतना इस विधिक मूल्य से पुनर्तः संतुष्ट है? कुल धनराशि पर पूरे 10% की वित्तीय रियायत प्राप्त करना नील की भावी योजनाओं के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला था, अतः उसने अत्यंत सहजता से अपनी ग्रीवा हिलाकर अपनी विधिक सहमति व्यक्त कर दी।
इसके पश्चात नील उस अधेड़ प्रबंधक के साथ सहस्त्र हथियार संग्रह के प्राचीर से बाहर आया और बाजार के एक सुरक्षित कोने में स्थापित देवनिधि कोषागार गॉड्स ट्रेजरी की मुख्य शाही शाखा के भीतर प्रविष्ट हुआ। वहां पहुंचकर नील ने विधिक बहीखाते में अपने गुप्त सदस्य क्रमांक को दर्ज कराया और अपनी भंडारण मंजूषा से अपना वह परम दुर्लभ स्वर्ण सदस्य पत्रक बाहर निकाला। जैसे ही उस कोषागार के वरिष्ठ कर्मचारियों की तीक्ष्ण दृष्टि उस सुनहरे पत्रक और सदस्य क्रमांक पर पड़ी, उनका पूर्व उदासीन रुख तत्क्षण अत्यंत विनीत, विनम्र और राजसी आदर में परिवर्तित हो गया। ये संपूर्ण श्यामल साम्राज्य में सर्वविदित था कि जिन महापुरुषों के हाथों में ये स्वर्ण पत्रक सुशोभित होता था, वे समाज के सबसे धनाढ्य, प्रभावशाली और शक्तिशाली वर्ग से संबंध रखते थे। अतः विधिक रूप से उन्हें सामान्य ग्राहकों की तुलना में कहीं अधिक सर्वोच्च और राजसी सुविधाएं प्रदान की जाती थीं। पत्रक के विनिमय के पश्चात देवनिधि कोषागार के मुख्य विधिक प्रबंधक ने नील के सम्मुख आकर अपनी और नील की आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिचुअल एनर्जी को एक साथ उस स्वर्ण पत्रक के तांत्रिक विन्यास में प्रवाहित किया। इस तांत्रिक अनुबंध के पूर्ण होते ही कोषागार के गुप्त तहखाने से 20,000 शुद्ध आध्यात्मिक पत्थरों की चमचमाती थैलियां नील को सौंप दी गईं, जिसे नील ने अविलंब उस शस्त्रशाला के प्रबंधक के हवाले कर दिया। इस प्रकार दोनों कुलीन पक्षों के मध्य वह ऐतिहासिक व्यापारिक सौदा विधिक रूप से संपन्न हो गया। वह अधेड़ प्रबंधक इस समय अंतर्मन से अत्यधिक प्रफुल्लित और उत्साहित था। यद्यपि वह पिछले कई दशकों से सहस्त्र हथियार संग्रह के वित्तीय मामलों को प्रबंधित कर रहा था, परंतु उसने अपने संपूर्ण सेवाकाल में कभी भी एक ही पल में इतना विशाल सौदा संपन्न नहीं कराया था। आखिरकार ये संपूर्ण धनराशि उस विशाल शस्त्रशाला की एक पूरे मास महीने की कुल संचित आय से भी कहीं अधिक विशाल थी। पुनः सहस्त्र हथियार संग्रह की दीर्घाओं में लौटकर नील ने अपने सम्मुख रखे उन 220 नश्वर अस्त्रों के विशाल ढेर को अपनी तांत्रिक भंडारण अंगूठी स्टोरेज रिंग के भीतर समाहित करना प्रारंभ किया। यद्यपि उस लघु अंगूठी के आंतरिक आयाम में बहुत अधिक स्थान अवशिष्ट नहीं था, परंतु उन नश्वर अस्त्रों के भौतिक आकार को अपने भीतर सुरक्षित रखने हेतु वह स्थान पूर्णतः पर्याप्त सिद्ध हुआ। तत्पश्चात नील अत्यंत शांति के साथ उस शस्त्रशाला की चौखट को लांघकर अदृश्य हो गया। नील के प्रस्थान के आगामी ही पल उस भवन की दूसरी मंजिल की सीढ़ियों से एक बकरे की जैसी नुकीली दाढ़ी वाला वृद्ध तांत्रिक अत्यंत धीमे पगों से नीचे उतरा और उसने उस अधेड़ प्रबंधक के समीप आकर गंभीर स्वर में पूछा, हे प्रबंधक, तुमने अभी उल्लेख किया कि सप्त सिंधु आश्रम के एक साधारण से दिखने वाले बाह्य संप्रदाय के श्वेत वस्त्रधारी शिष्य ने एक ही पल में इतने विशाल शस्त्र भंडार को क्रय कर लिया है। मेरे मस्तिष्कों के विन्यासों में ये रहस्य अभी भी अनसुलझा है कि अंततः वह बालक इन साधारण अस्त्रों का क्या प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है। वह अधेड़ प्रबंधक स्वयं भी विस्मय के गहरे सागर में डूबा हुआ था, अतः उसने अपने कूटनीतिक अनुभवों के आधार पर केवल एक अनुमान प्रस्तुत करते हुए कहा, क्या ये संभव है कि वह चतुर बालक इन अस्त्रों को यहाँ से रियायती मूल्यों पर क्रय करके आश्रम के भीतर अपने सह शिष्यों को ऊंचे दामों पर बेचकर वित्तीय लाभ अर्जित करना चाहता हो? उस नुकीली दाढ़ी वाले वृद्ध तांत्रिक ने नकारात्मक भाव से अपनी ग्रीवा को हिलाया। स्पष्ट रूप से उसका आंतरिक विवेक इस सती उत्तर से तनिक भी संतुष्ट नहीं था, परंतु सत्य तो ये था कि वे दोनों अपनी संकुचित बुद्धि के बल पर नील के उस परम गुप्त तांत्रिक रहस्य का अनुमान अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी नहीं लगा सकते थे। पवित्र श्वेत अग्नि और देवमूल सार का निष्कर्षण। जब नील अत्यंत गुप्त मार्गों से विचरण करता हुआ पुनः अपने अंबर दल एम्बर डिवीजन के एकांत प्रांगण में वापस लौटा, तब तक आकाश में अंधकार पूरी तरह गाढ़ा हो चुका था और मध्यरात्रि का कालखंड प्रारंभ हो चुका था। परंतु आज के इस सफल व्यापारिक विनिमय के कारण नील की पार की आंखों में एक अभूतपूर्व उत्साह और तांत्रिक चमक परिलक्षित हो रही थी। उसकी तांत्रिक गणना अत्यंत स्पष्ट थी। यदि एक उच्च श्रेणी के अप्रमाणित नश्वर अस्त्र को पिघलाने पर देवमूल सार डेटी रूट एसेंस की औसतन 5 बूंदें भी प्राप्त होती हैं, तो इन कुल 220 अस्त्रों के तांत्रिक दहन से उसे 1100 बूंदों की एक असीम निधि प्राप्त होनी निश्चित थी। यदि वह अपनी गुप्त साधना के द्वारा देवमूल सार की इन 1100 बूंदों को अपने अंतःकरण में अवशोषित करने में सफल हो जाता, तो यह विशाल ऊर्जा उसकी काया के भीतर सुषुप्त पड़े 200 से अधिक सर्पशल्कों स्नेक स्केल्स को दिव्य प्रकाश से आलोकित करने हेतु पुनर्तः पर्याप्त सिद्ध होने वाली थी। विगत साधना काल तक नील अपनी देह के भीतर केवल 7 सर्पशल्कों को ही जागृत करने में सफल हो सका था, जिसके प्रभाव मात्र से ही उसकी शारीरिक क्षमता और मारक शक्ति समान स्तर के किसी भी अन्य योद्धा की तुलना में कई गुना अधिक विनाशकारी हो चुकी थी। यदि वह इस एक ही विधिक रात्रि में 200 से अधिक सर्पशल्कों को एक साथ जागृत कर लेता, तो उसकी तांत्रिक शक्ति किस अकल्पनीय और अभेद्य स्तर को स्पर्श करती, इसकी कल्पना करना भी असंभव था। परंतु नील का मस्तिष्कीय विन्यास अत्यंत चतुर और व्यवहारिक था। उसने इस विषय पर अत्यंत गहराई से विचार करना प्रारंभ किया। वह अपनी देह के सर्पशल्कों को जागृत करने की आतुरता में देवमूल सार की उन समस्त अमूल्य बूंदों का दहन कदापि नहीं करेगा। आखिरकार वर्तमान बाजार में देवमूल सार की विधिक कीमत इतनी अधिक ऊंची थी कि नील जैसा महत्वाकांक्षी साधक भी उस विशाल वित्तीय लाभ को विस्मृत करने की भूल नहीं कर सकता था।
उसने अतीत की उस नीलामी को अपनी आंखों से देखा था जहां देवमूल सार की मात्र 50 बूंदों को क्रय करने हेतु कुलीन परिवारों के मध्य भयंकर प्रतिस्पर्धा हुई थी और वे बूंदें पूरे 1,20,120,000 आध्यात्मिक पत्थरों के सर्वोच्च मूल्य पर नीलाम हुई थीं। इस विधिक आधार पर यदि नील भविष्य में देवमूल सार की केवल 500 बूंदों को भी बाजार में नीलामी हेतु प्रस्तुत करता तो उसे सहर्ष 12,01,200,000 शुद्ध आध्यात्मिक पत्थरों की एक असीम धनराशि प्राप्त हो सकती थी। निसंदेह नील इस व्यापारिक नीति को भली भांति समझता था कि संसार में दुर्लभ सामग्रियों का विनिमय किस कूटनीतिक विधा से किया जाना चाहिए। यदि वह एक ही कालखंड में इतनी भारी मात्रा में देवमूल सार बाजार में उड़ेल देता तो विधिक रूप से उसकी दुर्लभता समाप्त हो जाती और संपूर्ण बाजार में उसकी कीमतों का धराशायी होना निश्चित था। अतः नीति यही कहती थी कि देवमूल सार की इन बूंदों को अत्यंत अल्प मात्रा में समय समय पर गुप्त रूप से ही बाजार में विक्रय हेतु भेजा जाना चाहिए। परंतु उन भावी योजनाओं से पूर्व नील का तात्कालिक उत्तरदायित्व अपनी भंडारण अंगूठी में संचित उन समस्त नश्वर अस्त्रों को पिघलाकर उनके भीतर छिपे देवमूल सार को विमुक्त करना था। इस तांत्रिक विधा को प्रारंभ करने हेतु नील ने अपनी अंगूठी के आंतरिक आयाम से उच्च श्रेणी का एक अप्रमाणित अस्त्र बाहर निकाला जो वास्तव में अत्यंत तीक्ष्ण और प्राचीन धातुओं से निर्मित लघु तलवारों का एक जोड़ा था। नील ने उन दोनों लघु तलवारों को अपने सम्मुख चंदन के फर्श पर स्थापित किया और अपनी आंखों को मूंदकर अपने आत्मिक आयाम सोल डायमेंशन में प्रतिष्ठित उस अलौकिक नवनाग हांडी 9 स्नेक्स क्वाड्रेंट का आह्वान किया। आगामी ही पल उसकी दोनों भौहों के मध्य स्थित आज्ञा चक्र से अत्यंत पवित्र और अलौकिक पवित्र श्वेत अग्नि होली व्हाइट फायर की एक तीक्ष्ण लौ बाहर उत्सर्जित हुई और भूखे सर्प की भांति उन तलवारों की ओर झपटी। छोटी ई ज पलक झपकते ही वह भारी लौह तलवार नील की आंखों के सम्मुख पूरी तरह विलीन हो गई और उसकी धातु का संहारक अंश देवमूल सार की साथ अत्यंत शुद्ध व पारदर्शी बूंदों के रूप में परिवर्तित होकर हवा में तैरने लगा। परंतु जैसे ही वह पवित्र श्वेत अग्नि अपनी प्रकृति के अनुसार उन बूंदों को पुनः नवनाग हांडी के भीतर खींचने का प्रयास करने लगी, नील ने तत्क्षण अपनी तांत्रिक मंजूषा से स्फटिक की एक सूक्ष्म बोतल निकाली और अत्यंत तीव्र वेग से उन 7 बूंदों को उस बोतल के भीतर सुरक्षित कर लिया। उस पवित्र श्वेत अग्नि के भीतर साक्षात मानवीय चेतना के समतुल्य एक सूक्ष्म आध्यात्मिक बुद्धि विद्यमान थी। नील द्वारा अपनी अर्जित बूंदों को इस प्रकार छीन लिए जाने पर वह श्वेत लौ नील के मुखमंडल के चारों ओर अत्यंत व्याकुलता से कुछ पल हवा में मंडराई, मानो वह नील के इस संचयकारी व्यवहार का मूक विरोध प्रकट कर रही हो। ये देखकर नील के अधरों पर मुस्कान आ गई। उसने पुनः अपनी भंडारण अंगूठी पर उंगली रखी और इस बार एक विशाल सुनहरी कुल्हाड़ी को फर्श पर प्रकट कर दिया। वह पवित्र श्वेत अग्नि अपनी सहज प्रकृति के अनुसार तत्क्षण उस सुनहरी कुल्हाड़ी की ओर बढ़ी और उसने भी उस भारी धातु को क्षण भर में पिघलाकर तरल रस में परिवर्तित कर दिया। इस बार भी नील को देवमूल सार की पूरे 7 बूंदें प्राप्त हुईं, जिसका विधिक अर्थ ये था कि वह सुनहरी कुल्हाड़ी भी पूर्व तलवारों के समतुल्य ही उत्तम धातु से निर्मित थी। परंतु आगामी ही पल नील को एक गहरा विस्मय हुआ जब उसने एक अन्य तीक्ष्ण खंजर को पिघलाया और उससे देवमूल सार की मात्र 3 बूंदें ही विमुक्त हो सकीं। एक उच्च श्रेणी के नश्वर अस्त्र से इतनी न्यून मात्रा में सार प्राप्त होना अत्यंत अप्रत्याशित और संदेहास्पद था। सौभाग्य से नील का ये पूर्व अनुमान सत्य सिद्ध हुआ कि इन अप्रमाणित अस्त्रों की आंतरिक गुणवत्ता अत्यंत मिश्रित थी, जिसमें श्रेष्ठ और निम्न धातुओं का एक विचित्र समागम था। दहन की इस विधिक प्रक्रिया में नील ने अनुभव किया कि कुछ अत्यंत उत्तम कोटि के अप्रमाणित अस्त्रों से उसे अधिकतम 9 बूंदें भी प्राप्त हो रही थीं, जबकि कुछ अत्यंत घटिया शस्त्रों से न्यूनतम केवल 2 बूंदें ही निष्कासित हो पा रही थीं। परंतु यदि संपूर्ण विन्यास का एक विधिक औसत निकाला जाए तो प्रत्येक उच्च श्रेणी के नश्वर अस्त्र से नील को औसतन 5 बूंदें सहर्ष प्राप्त हो रही थीं, जैसा कि नील ने शस्त्रशाला के भीतर ही अपनी चेतना में पूर्व अनुमान लगा लिया था। इस अत्यंत जटिल और थका देने वाली तांत्रिक प्रक्रिया में संपूर्ण रात्रि का कालखंड विलीन हो गया। नील ने अपनी एकाग्रता और उस शक्तिशाली पवित्र श्वेत अग्नि के निरंतर प्रयोग से सैकड़ों नश्वर अस्त्रों को साक्षात काल की अग्नि में भस्म कर दिया और अंततः स्फटिक की बोतलों में देवमूल सार की 500 से अधिक शुद्ध बूंदें संचित करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर ली। रात्रि के प्रथम प्रहर से लेकर भोर की स्वर्णिम किरणों के आगमन तक लगातार व्यस्त रहने के कारण उस मूल पवित्र श्वेत अग्नि का तांत्रिक वेग अब अत्यधिक मंद पड़ चुका था और वह अत्यंत थकी हुई मुद्रा में नील के सम्मुख हवा में धीरे धीरे डोल रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि निरंतर धातुओं के दहन के कारण ये पवित्र श्वेत अग्नि भी अत्यधिक क्लांत थक चुकी है और इसकी आंतरिक ऊर्जा न्यून हो गई है। ये देखकर नील की तांत्रिक चेतना शांत हुई और उसने अविलंब अस्त्रों के दहन की उस विधा को वहीं विराम दे दिया। सर्पशल्कों का प्रकाश और असंख्य असुर मुष्टिका। उसी शांत कालखंड में नील ने स्फटिक की बोतल से देवमूल सार की पूरे 200 बूंदों को बाहर निकाला और उन्हें उस थकी हुई पवित्र श्वेत अग्नि की ओर उछाल दिया। वह श्वेत लौ साक्षात किसी ऐसे क्षुधित सिंह के समतुल्य थी जिसने अचानक ताजे रक्त की गंध को सूंघ लिया हो। देवमूल सार की उन 200 बूंदों का स्पर्श पाते ही उसकी संपूर्ण सुस्ती और मंदता तत्क्षण विलीन हो गई।
वे 200 बूंदें उस तांत्रिक अग्नि में साक्षात घी की आहुति के समान समाहित हो गईं और एक अभूतपूर्व गर्जना के साथ पुनः नील के आत्मिक आयाम में नवनाग हांडी के भीतर लौट गईं। कुछ ही पलों के पश्चात वे 200 बूंदें नवनाग हांडी के गुप्त विन्यासों से छनकर नील के अंतर्मन में विराजमान उस दिव्य नाग डिवाइन ड्रैगन की अभेद्य त्वचा के भीतर समाने लगीं। आगामी ही पल उसकी देह का एक सुषुप्त सर्पशल्क अत्यंत तीव्र स्वर्णिम प्रकाश के साथ आलोकित हो उठा, जिससे एक अत्यंत पारभासी और अलौकिक सुनहरी किरण उत्सर्जित होने लगी। तत्पश्चात साक्षात दीपों की एक अविरल श्रृंखला की भांति एक के बाद एक और भी कई सर्पशल्क अपनी सुषुप्त अवस्था का परित्याग कर चमकने लगे। अल्प समय के भीतर ही उस दिव्यनाग की अभेद्य काया के पूरे 40 नए सर्पशल्क पुनर्तः जागृत होकर आलोकित हो चुके थे। इस विधिक जागरण के पश्चात नील की देह के भीतर कुल जागृत सर्पशल्कों की संख्या अब बढ़कर 47 के सर्वोच्च आंकड़े को स्पर्श कर चुकी थी। वे सभी 47 जागृत सर्पशल्क नील की आंतरिक त्वचा पर एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्मता से जुड़े हुए थे, जिससे दिव्यनाग की त्वचा का एक लघु खंड निर्मित हो रहा था, जो अपनी स्वर्णिम आभा के कारण परम सुंदर और भयानक प्रतीत हो रहा था। उन सर्पशल्कों से उत्सर्जित होने वाली उस अभेद्य सुनहरी रोशनी को देखकर नील के अंतःकरण में उत्साह की एक तीव्र लहर दौड़ गई। वह भली भांति जानता था कि यदि वह युद्ध के मैदान में इन समस्त 47 सर्पशल्कों की संचित मारक शक्ति का एक साथ आह्वान करता है, तो उसे प्राप्त होने वाले बाहुबल की था पाना किसी भी साधारण योद्धा के लिए असंभव होगा। यदि नील इस अभेद्य ऊर्जा को अपनी मुट्ठी में संघनित करके किसी सामान्य महावीर योद्धा की छाती पर एक साधारण प्रहार भी कर देता, तो वह वज्र के समान मुक्का उस योद्धा की तांत्रिक रक्षा प्रणाली को भेद कर उसकी हड्डियों को तत्क्षण चूर्ण में परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखता था। रात्रि भर सैकड़ों हथियारों के निरंतर दहन के पश्चात नील ने अपनी काया को तनिक विश्राम देने का निर्णय लिया। आखिरकार उस तांत्रिक प्रक्रिया के कारण उसकी पवित्र श्वेत अग्नि की मूल क्षमता तनिक क्षीण हुई थी, अतः नील ने अवशिष्ट हथियारों के दहन को कुछ आगामी दिवसों के लिए स्थगित करना ही न्यायसंगत समझा। आगामी कुछ दिनों के कालखंड में नीलंबर दल के प्रांगण से बाहर अत्यंत दुर्लभ अवसरों पर ही निकलता था। वह अपना अधिकांश समय अपने एकांत कक्ष के भीतर साधना के कड़े विन्यासों को सिद्ध करने में ही व्यतीत कर रहा था। कुछ और दिवसों की गुप्त साधना के पश्चात नील ने सहस्त्र हथियार संग्रह से क्रय किए गए उन समस्त अवशिष्ट अस्त्रों को पूरी तरह से पिघलाकर उनका देवमूल सार विमुक्त कर लिया था। उस गलाए गए संपूर्ण देवमूल सार का आधा हिस्सा उसकी आत्मा के आयाम में मौजूद नवनाग हांडी द्वारा अवशोषित कर लिया गया, जिसके अभेद्य प्रभाव से उस दिव्यनाग के 100 से भी अधिक सर्पशल्क पुनर्तः जागृत होकर प्रकाश से जगमगा उठे थे। इस विशाल तांत्रिक जागरण के पश्चात भी नील के पास फटिक की बोतलों में देवमूल सार की 600 से अधिक मूल्यवान बूंदें सुरक्षित बची हुई थीं, जिन्हें वह उचित समय पर बाजार में विक्रय करने की अभिलाषा रखता था। परंतु इस समय नील के मस्तिष्कीय विन्यासों में गहरी चिंता और कूटनीतिक संशय के बादल भी मंडरा रहे थे। उसे भली भांति स्मरण था कि विगत नीलामी के दौरान देवमूल सार की मात्र 50 बूंदों ने ही संपूर्ण शाही राजधानी के कुलीन वर्गों के मध्य कितनी भयंकर सनसनी, कौतुक और खूनी प्रतिस्पर्धा को जन्म दे दिया था। ऐसी संवेदनशील स्थिति में यदि वह देवमूल सार की पूरे 600 बूंदें एक ही साथ बाजार की नीलामी में प्रस्तुत कर देता, तो क्या ये कदम उसके अस्तित्व हेतु एक भयानक संकट को आमंत्रित नहीं करता? नील वर्तमान में अत्यंत व्यवहारिक था। वह जानता था कि उसकी व्यक्तिगत शक्ति अभी साम्राज्य के सर्वोच्च शिखर पर नहीं पहुंची थी। ऐसे में जब साम्राज्य के क्रूर तांत्रिकों और कुलीन परिवारों को ये भान होता कि इस साधारण बाह्य शिष्य के पास देवमूल सार का एक असीम स्रोत विद्यमान है, तो वे सभी उस रहस्य को बलपूर्वक हड़पने हेतु नील पर हर प्रकार का विधिक व अवैध दबाव बनाना प्रारंभ कर देते, यहाँ तक कि उसके प्राणों का अंत करने हेतु गुप्त हत्यारों का दल भी भेजा जा सकता था। यद्यपि नील के अंतर्मन में ये दृढ़ विश्वास था कि प्रताप यदुवंशी एक अत्यंत विश्वसनीय और नीतिवान पुरुष है और वह अपनी इन बूंदों को प्रताप के हाथों में सहर्ष सौंप सकता था, परंतु यदुवंशी परिवार का अर्थ केवल अकेला प्रताप नहीं था। उस विशाल कुलीन कुल के भीतर कई ऐसे वृद्ध और चतुर पुरुष भी विद्यमान थे जो देवमूल सार की उत्पत्ति के मूल स्रोत को खोजने हेतु सामदाम दंड भेद की नीति अपनाने से तनिक भी संकोच नहीं करते और उसके पश्चात आने वाली भयानक विपत्ति की कल्पना करना भी आत्मघाती था। अतः देवमूल सार की सुरक्षित नीलामी का यह मुद्दा अभी भी एक अत्यंत जटिल और दीर्घकालिक विषय बना हुआ था। नील सर्वप्रथम इसका कोई ऐसा अभेद्य समाधान खोजना चाहता था जिससे उसका रहस्य सदैव अंधकार में सुरक्षित रहे। तब तक के लिए नील ने अपने संपूर्ण ध्यान को पुनः अपनी युद्ध कलाओं पर केंद्रित करने का विधिक निर्णय लिया। परंतु आगामी कुछ दिनों तक निरंतर प्रयास करने के पश्चात भी उसे अपनी मार्शल आर्ट साधना में अत्यंत कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। उसकी वह दैवीय श्रेणी डिवाइन ग्रेड की अभेद्य तकनीक असुर दैवीय मुष्टिका आसुरा डिवाइन फिस्ट जितनी अधिक संहारक और शक्तिशाली थी, उसके आंतरिक विन्यासों और चालों पर पूर्ण महारत हासिल करना आश्चर्यजनक रूप से उतना ही अधिक दुष्कर व कठिन था। तथापि नील की साधना का संकल्प अत्यंत अधिक था। उसके निरंतर और बार बार किए गए गुप्त परीक्षणों के फलस्वरूप आखिरकार वह असुर दैवीय मुष्टिका की उस प्रथम मारक चाल में पुनर्तः निपुण व कुशल हो गया था।
उस प्रथम विधा पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अब उसकी चेतना उस मुष्टिका की अत्यंत रहस्यमयी द्वितीय चाल को सीखने योग्य हो चुकी थी, जिसे तांत्रिक शास्त्रों में असंख्य असुर मुष्टिका अन्यूमरेबल असुर फिस्ट्स के नाम से जाना जाता था। इस असंख्य असुर मुष्टिका की एकाग्र मारक क्षमता यद्यपि उसकी प्रथम चाल के समतुल्य साक्षात वज्र जैसी घातक नहीं थी, परंतु इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि यह एक ही पल में एक साथ सैकड़ों भिन्न भिन्न लक्ष्यों पर एक समान संहारक प्रहार करने की सामर्थ्य रखती थी। बड़ी संख्या में उपस्थित शत्रुओं के दलों और सामूहिक आक्रमणों के विरुद्ध यह विधा अत्यंत प्रभावी और अचूक सिद्ध होने वाली थी। संकट की घंटी और पीला पर्दा। उसी दिवस जब नील अपने अंबर दल के एकांत कक्ष के भीतर उस असंख्य असुर मुष्टिका के वायु विन्यासों का कड़ा अभ्यास कर रहा था, तभी अचानक संपूर्ण अंबर दल के पहाड़ी इलाके की वादियों को चीरती हुई एक अत्यंत भारी और गूंजती हुई घंटी की ध्वनि संपूर्ण वायुमंडल में प्रतिध्वनित हो उठी। टंग टंग टंग। यह विशिष्ट घंटी संप्रदाय के नियमों के अनुसार केवल उसी आपातकाल में बजाई जाती है जब सभी बाह्य शिष्यों को एक साथ मुख्य प्रांगण में बुलाना अनिवार्य हो। क्या आश्रम के भीतर कोई अत्यंत महत्वपूर्ण विधिक घटना घटित हुई है? नील ने अपने कक्ष की काष्ठ खिड़की के समीप आकर दूर पहाड़ी की ढलानों की ओर देखा। वहां आश्रम के दर्जनों अन्य बाह्य शिष्य अत्यंत व्याकुलता और जिज्ञासा के साथ अपने अपने कक्षों से बाहर निकलकर केंद्रीय चौराहे की ओर तीव्र गति से बढ़ रहे थे। इस दृश्य को देखकर नील ने भी अपनी साधना को विराम दिया, अपने श्वेत वस्त्रों को व्यवस्थित किया और प्रांगण के उस मुख्य चौक की ओर प्रस्थान कर गया। अल्प समय के भीतर ही अंबर दल के लगभग समस्त बाह्य शिष्यों का एक विशाल समागम उस केंद्रीय चौक के पाषाण धरातल पर एकत्रित हो चुका था। उस विशाल चौराहे के ठीक मध्य भाग में अंबर दल की मुख्य प्रभारी शुभांगी अत्यंत गरिमापूर्ण मुद्रा में खड़ी थीं, जिन्होंने आज हल्के नीले रंग के राजसी परिधान धारण कर रखे थे। परंतु समस्त शिष्यों के कौतुक और विस्मय का केंद्र शुभांगी नहीं, बल्कि उनके ठीक बगल में स्थापित एक अत्यंत विशालकाय और डरावनी आकृति थी। परंतु इस क्षण उस विशालकाय आकृति के संपूर्ण आकार को एक अत्यंत भारी और रहस्यमयी पीले रंग के पर्दे से पूरी तरह ढक कर रखा गया था, जिसके अभेद्य विन्यास के कारण प्रांगण में उपस्थित कोई भी बाह्य शिष्य अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से भी ये देखने में पूर्णतः असमर्थ सिद्ध हो रहा था कि अंततः उस पीले पर्दे के पीछे कौन सा रहस्य छिपा हुआ था। तो क्या मोड़ लेगा अंबर दल के प्रांगण में अचानक गूंजने वाली इस घंटी और उस पीले पर्दे का यह नया रहस्य? आखिर वह कौन सी विशालकाय आकृति है जिसे शुभांगी ने समस्त शिष्यों के सम्मुख ढक कर रखा है? क्या ये रहस्य बाह्य शिष्यों के लिए किसी स्वर्णिम विधिक अवसर का संदेश लेकर आया है, अथवा इसके पीछे सप्तसिंधु आश्रम पर आने वाले किसी नए भयानक संकट की आहट छिपी हुई है? और नील अंततः अपनी उन 600 देवमूल सार की बूंदों को सुरक्षित रूप से बेचने का क्या नया कूटनीतिक मार्ग खोज निकालेगा? इस गाथा के आगामी अत्यंत रोमांचक, रहस्यमयी और कूटनीतिक अध्यायों को जानने के लिए आगे के पन्नों का उत्सुकता से अन्वेषण करें।